Hello guys, welcome back to my channel HK Official, and yes, I'm finally there with you with the last unit of your engineering mechanics. That is your unit number 6, unit 3, 4, 5 complete हो चुके हैं हमारे चैनल के ऊपर, and this is the last unit. तो जैसे कि मैंने unit 5 कवर किया था ना, अपने नोट्स से मैंने कवर किया था, वैसे ही मैं क्या करूंगी, ये वाला भी जो यूनिट है ना सिर्फ नोट से पढ़ाऊंगी, बिकॉज ज्यादा क्वेश्चंस हमें देखना होंगे, ज्यादा क्वेश्चंस हमारे नजरों के सामने से जाएंगे एंड हम क्या करेंगे, मतलब ये इसमें क्या है, ऐसा कुछ है नहीं जैसे ट्रस वगैरह में मुझे रिएक्शंस वगैरह दिखाने थे ना, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल काइनेटिक्स हमें लगानी है, फॉर्मूला बेस्ड होगा, तो सिंपली हम देख लेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को एंड तीनों भी यूनिट्स अगर आपने कर लिए होंगे तो वेल एंड गुड, ये लास्ट यूनिट होगा आपका एंड यू कैन स्कोर 50 to 60 प्लस इन मैकेनिक्स बाय दीज ऑल वीडियोस, अगर आप लास्ट में भी पढ़ रहे हो तो ठीक है। तो चलिए, बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि काइनेटिक्स करो, तो अभी यू कांट बिलीव कि अभी मैं शाम में ये 7 बजे वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रही हूँ। आई डोंट नो कि ये कब तक पड़ेगी, बिकॉज नेट वगैरह की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है एरिया के अंदर, तो आपको जितना जल्दी हो सके मैं उतना देने की कोशिश करूंगी। हाँ, लास्ट में कर रही हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे पास भी टाइम नहीं था, तो अभी ही मैं सारे सब्जेक्ट्स के जैसे कि मैं खुद ही कवर कर रही हूँ, तो ऑफकोर्स ये चीजें मतलब थोड़ा सा आपको भी कॉपरेट करना पड़ेगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट कर लेते हैं यूनिट नंबर 6। इससे आपका मैकेनिक्स कंप्लीट हो जाएगा एंड डोंट वरी, बहुत इजी यूनिट है। काइनेटिक्स है ना, यूनिट 5 में हमने काइनेमैटिक्स पढ़ा, इसके अंदर हम काइनेटिक्स पढ़ेंगे एंड जैसे मैंने बोला था, काइनेमैटिक्स के अंदर हम फोर्सेस कंसीडर नहीं करते हैं। काइनेटिक्स, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अ पार्टिकल विल एक्सेलरेट व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू अनबैलेंस्ड फोर्स। तो जैसे मैंने आपको बोला कि हम फोर्स के हिसाब से जाएंगे, है ना, फोर्स जैसा होगा, फोर्स के बेसिस पर काइनेटिक्स जो है ना वर्क करती है, तो पार्टिकल का फोर्स यहाँ पे बहुत मैटर करता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, पार्टिकल विल एक्सेलरेट व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू अनबैलेंस्ड फोर्स। सो काइनेटिक्स क्या है? इट इज द स्टडी बिटवीन अनबैलेंस्ड फोर्सेस एंड रिजल्टिंग चेंजेस इन द मोशन। यानी कि काइनेटिक्स एक ऐसी स्टडी है, आपके अनबैलेंस्ड फोर्सेस और उस फोर्स के वजह से आपके पार्टिकल में क्या रिजल्ट हो रहा है, क्या मोशन हो रहा है, उस सब की स्टडी को हम काइनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, अगर काइनेटिक्स का डेफिनेशन आया तो आप ये लिख सकते हो दैट इट इज द स्टडी बिटवीन अनबैलेंस्ड फोर्सेस एंड रिजल्टिंग चेंजेस इन द मोशन। ठीक है, 3 जनरल अप्रोचेस टू सॉल्व काइनेटिक्स। ठीक है, काइनेटिक्स के क्वेश्चंस आप जो है 3 अप्रोच हैं। तो डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, जिसमें यहाँ पर हम डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल पढ़ेंगे, बहुत सिंपल है, जो आप पढ़े हुए हो ना बस उसी से आपको समझ लेना है। उसके बाद सेकेंड पार्ट आपका यूनिट का है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, इसके अंदर आपको वर्क एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से डील करना होगा एंड थर्ड है आपका इंपल्स एंड मोमेंटम मेथड्स। इसके बाद एक और है रेस्टिट्यूशन, है ना, रेस्टिट्यूशन के भी क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी देख लेंगे। यहाँ पर ये 3 मेजर टॉपिक्स हैं आपके यूनिट नंबर 6 के। ठीक है, एंड बस यही करने, 2 प्रिंसिपल्स हैं, आपका डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल है जिसमें न्यूटन्स लॉ सेकेंड होगा, वही करेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट अपनी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है ताकि आपको मैं ब्रॉड आइडिया दे पाऊं कि क्या है क्या नहीं, और डेफिनेशन भी आपको यहाँ से मिल जाए। तो न्यूटन सेकेंड लॉ, तो न्यूटन सेकेंड लॉ यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लीनियर मोमेंटम से डील करना होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्प्रेस्ड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये तो सिंपली न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लिखा हुआ है, अगर सपोज पूछा तो आप लिख सकते हो F इक्वल टू ma होता है बेसिकली, लेकिन यहाँ पर देख लो, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स। यानी कि हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, जितना फोर्स उसको मिला है ना, इन द सेम डायरेक्शन एज द नेट फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर यही कुछ है, इसका डेरिवेटिव लेंगे, mv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाल दोगे तो यहाँ पर k मिल जाएगा, ये d m कांस्टेंट m बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर dv बाई dt मिल जाएगा एंड dv बाई dt यानी कि a होता है, यानी एक्सेलरेशन होता है। हम काइनेमैटिक्स पढ़ के आए हुए हैं इधर, तो इतना तो पता ही होगा एंड यहाँ पर एम ए इक्वल टू के एफ हो जाएगा। ठीक है, फोर्स को आप 1 न्यूटन समझोगे, ए को आप 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर समझोगे, मास अगर 1 kg एंड के इक्वल टू 1 है तो आपको ये वाली कंडीशन मिलती है, दैट इज एफ इक्वल टू एम ए फॉर 1 पार्टिकल। बाकी जो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेज है वो ये होगा, दैट इज समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर जो हमने क्या देखा था, देखो समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एम ए एक्स, ये वाली देखी थी, एम ए वाई ये भी देखा था एंड एम ए जेड। तो हर डायरेक्शन के अंदर हमने रेक्टिलिनियर
मोशन अगर आपने काइनेमेटिक्स करा होगा तो पता चला होगा, क्योंकि हमने उसके अंदर सिर्फ रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर ही किया है। तो रेक्टिलिनियर के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था एंड कर्विलिनियर के अंदर ये दो फॉर्मूलाज पढ़े थे, जिसमें हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन पढ़ा था, है ना। टेंजेंशियल के लिए dv बाई dt यूज करते हैं और नॉर्मल के लिए v स्क्वायर बाय रो यूज करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है आपका रो, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद देख लो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल, ठीक है। अगर ये मेंशन होगा तभी ये यूज करना आप, एंड मतलब मोस्ट ऑफ द केस में आपको नहीं मेंशन होता है डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल, लेकिन हाँ कभी कभार आपको डेफिनेशन आ सकता है। तो ये आप लिख सकते हो क्या, रिएक्शन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ एन एक्सेलरेटेड बॉडी, the reaction due to inertia of an accelerated body is equal and opposite to the force causing the acceleration and results in a condition of dynamic equilibrium, ठीक है। तो dynamic equilibrium यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर देखो FD है, FD will be equal to mu k n, mu k क्या है आपका काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। तो ये वाला जो आपका डेफिनेशन है आप ये याद रख सकते हो। एंड जैसे कि हमने ऊपर देखा समेशन F इक्वल टू ma, बस यही आपका क्या है, यही आपका एक्सप्रेशन है फॉर डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल, कुछ अलग नहीं है। एंड सिर्फ आपको माइनस में इधर लेकर आ जाना है एंड ये जो है आपका एक्सप्रेशन बन जाता है डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल का। तो वर्किंग रूल्स मैंने कुछ लिख दिए हैं, जिनको ये पढ़ना होगा वो पढ़ सकते हैं। बाकी हम क्या कर लेते हैं, ये हाँ ये नोट्स पक्का आपको मिल जाएंगे मेंबरशिप के अंदर। अभी तक अब जब आप वीडियो देखते होगे इसके मतलब मैंने डाल दिए हैं यूनिट 4 के पूरे नोट्स डाल दिए हैं, ठीक है। तो वहां से आप जो है रिवीजन के लिए कॉन्सेप्ट देख सकते हो, और जो भी मैंने पढ़ाया बस वही मैंने अपलोड करे हुए हैं। एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो मुझे बता देना मेंबर्स। एंड ये वर्किंग रूल्स वगैरह ये वाली पीडीएफ इस वीडियो के बाद आपको मिल जाएगी। तो ये कर्विलिनियर मोशन के लिए, रेक्टिलिनियर के लिए ऊपर थे। चलो आ जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो कि क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एंड ये सब जो क्वेश्चंस है ना PYQs हैं, ठीक है। तो लोग मुझे बोल रहे हैं पेपर एनालिसिस वगैरह ये सब, तो अगर टाइम है अगर होगा ना मेरे पास तो मैं ऑफ कोर्स लेकर आऊंगी पेपर एनालिसिस। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो मैं क्वेश्चंस पढ़ा रही हूँ ना वो कहीं और के या बेसिक्स ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं है, ये सब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको पढ़ा रही हूँ। एंड ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पिछले 1-2 साल में पूछे गए हैं, ठीक है। तो जितने भी आपने अगर मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे तो आपके सारे PYQs कवर हैं, ऑलरेडी कवर हैं, ठीक है। तो चलिए जैसे कि अब ये भी क्वेश्चन है तो देख लो, इसमें से आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। एंड अभी हम पूरा कंसंट्रेट करेंगे इस पीडीएफ के अंदर न्यूटन्स लॉ पर, ठीक है। जैसे मैंने बोला इसमें 4 टॉपिक्स हैं, बेसिकली 3 टॉपिक्स हैं, क्योंकि 2 प्रिंसिपल्स हैं वो हम एक कंसिडर कर सकते हैं और क्या है रेस्टिट्यूशन है। तो इसके बाद जो है हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल देख लेंगे, इम्पल्स वाला देख लेंगे एंड रेस्टिट्यूशन देख लेंगे। तो सबसे पहला है ये वाला टॉपिक, दैट इज न्यूटन्स लॉ, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लो कैसा आएगा, 500 न्यूटन क्रेट केप्ट ऑन द टॉप ऑफ अ 15 डिग्री स्लोपिंग, यानी कि ऐसा है। ये डायग्राम देखो, डायग्राम आपको गिवन है, ठीक है। आपको ऐसे बनाना है, अगर नहीं भी है तो आप इससे बना सकते हो। इट इज पुश्ड डाउन द प्लेन विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। म्यू एस यानी कि आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन है 0.5 एंड म्यू के भी गिवन है, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन का भी गिवन है। अब जाहिर सी बात है ये अगर स्लोप पे है यानी कि ये ब्लॉक क्या होगा, या फिर आप क्रेट बोल लो इसको, ये क्या होगा मूवमेंट में होगा, है ना, मोशन के अंदर होगा। इसका मतलब कि इसमें हमें फालतू में दिया हुआ है स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, क्योंकि इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन यूज ही नहीं होगा, डायरेक्टली काइनेटिक फ्रिक्शन यूज होगा। डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ब्लॉक एंड द टाइम इट विल टेक एज इट कम्स टू द रेस्ट। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आपको क्या दिया है, सिंपली ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया हुआ है 500 न्यूटन का, ठीक है। एंड इंक्लाइंड है, आपका जो क्रेट है वो इंक्लाइंड है 15 डिग्री से। तो आपको जो बनाना है, आपको ऐसा पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो, ये सब हमने करा हुआ है किसके अंदर, यूनिट 2 जब हमने इनसेम का करा था तब। तो बस वही चीजें और कुछ भी नहीं है। एक एक्स्ट्रा चीज है, वो क्या है वो मैं आपको भी बताती हूँ। सबसे पहले देख लो, आपका जो नॉर्मल है वो एक्ट होगा आपके सरफेस पे, ठीक है। नॉर्मल एक्ट होगा सरफेस के ऊपर एंड यहाँ से एकदम नीचे सेंटर में आपका जाएगा वेट, है ना। वेट को हम क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 15 डिग्री है तो यहाँ पर भी 15 डिग्री आ जाएगा। बहुत अच्छे से हमने ये वाले
ब्लॉक के सम्स करे हुए हैं ना, अगर आपने इनसेम में मुझसे पढ़ा होगा तो आपके ये क्लियर होंगे। वेट देख लो तो फिर हम वेट को क्या करेंगे, इंक्लाइंड है ना वेट, अब इसको हम इंक्लाइंड समझेंगे एंड इसके लिए जो है रिजोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 500 cos 15, यहाँ पर आ जाएगा 500 sin 15, कुछ भी नहीं किया है, जस्ट रिजोल्यूशन किया है, ठीक है। उसके बाद देखो ये ब्लॉक जो ये नीचे आएगा, इसका मतलब ऊपर की तरफ आपका फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होगा एंड फ्रिक्शन फोर्स आपका किसके इक्वल होगा, म्यू एन, एंड म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ, अब ये मूवमेंट में है तो आप काइनेटिक फ्रिक्शन काइनेटिक कोएफिशिएंट को यूज करोगे म्यू के एन, ठीक है। एन क्या है आपका, ये नॉर्मल है, ये वाला नॉर्मल, म्यू क्या आपको ऊपर क्वेश्चन में गिवन है 0.4, तो वो यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब जो एक्स्ट्रा चीज की मैं बात कर रही थी वो है आपके अपोजिट डायरेक्शन में एम ए, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में एम ए, ये ही जरूरी है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो देख लो आपका वेट है 500 न्यूटन एंड वेट गिवन है और हमें चाहिए होता है मास, तो मैं क्या करूंगी, जैसे कि वेट होता है mg, तो सिंपली मास हम निकाल लेंगे डिवाइडिंग बाय 9.81, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा विच विल बी 50.968, क्लियर। उसके बाद देखोगे तो यूजिंग कंडीशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, अब कंडीशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम कौन सी है, तो समेशन ऑफ fx, ठीक है, ये याद रखो, समेशन ऑफ fx है और क्या है, समेशन ऑफ fy है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले आप समेशन ऑफ fx, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो समेशन ऑफ fx इक्वल टू ma, ठीक है। तो फिर उस केस में आप ma इधर नहीं लिखोगे, डायरेक्टली आप ma यहाँ पर लिखोगे, नहीं तो आप क्या कर लो, अगर आप ऊपर निकाल रहे हो ना, अगर आप ब्लॉक डायग्राम में ही निकाल रहे हो ma, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नहीं लिखना है, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर आपको नहीं लिखना होगा, अदरवाइज आप वही सिस्टम फॉलो करो जैसे कि हम कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम करते थे, है ना। तो समेशन ऑफ fx 0 कर लिया। अब देख लो कि यहाँ पर आपको डायग्राम में से देखना है एंड जितने भी एक्स एक्सिस में फोर्सेस है ना उन सबको रिजॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। सो आई होप कि समझ में आता होगा कि आपको करना क्या है। यहाँ पर बेसिकली कुछ भी इतना हार्ड नहीं है, सिर्फ वही आपको करना है, दैट इज एक्स एक्सिस में जितने भी फोर्सेस हैं, एक्स एक्सिस में देख लो, एक तो हम इसको एक्स एक्सिस समझेंगे एंड इसको वाई एक्सिस समझेंगे, क्यों क्यों ये सब मैंने बताया हुआ है। आई एम थिंकिंग लाइक कि हाँ आपको कुछ तो नॉलेज है, पहले से इनसेम से आप पढ़े हुए हो, ठीक है ना। तो वन शॉट इसीलिए मैं मेहनत करके बना रही हूँ ताकि आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया हो, अगर कुछ ही आइडिया नहीं है तो फिर मुश्किल है समझ पाना एट द एंड, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स मैंने बोला, यहाँ पर ये है 0.4, ठीक है, 0.4 की यहाँ पर बात हो रही है, म्यू के एन, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है एंड ऊपर देखो ऊपर की तरफ एम ए भी जा रहा है, तो यहाँ पर माइनस एम ए हो जाएगा। उसके बाद आपका ये वाला फोर्स है, ये वाला 500 sin 15, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एम की वैल्यू आपने ऊपर निकाल ली है, दैट इज 500 by 9.81, या फिर आप सिंपली ये भी लिख सकते हो। यहाँ से आपको क्या नजर आ रहा है, आपको एन और ए का जो है कुछ ना कुछ इक्वेशन मिल जाएगा, है ना, एन और ए का कुछ ना कुछ इक्वेशन मिल जाएगा, तो वो मैंने इक्वेशन 1 से डिनोट कर दिया। अब आपको सिंपली समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 लगाना है एंड जितने भी वाई एक्सिस में फोर्सेस हैं, तो यहाँ पर आप देख लो तो एन है, उसके बाद ये है 500 cos 15, और कोई है क्या, नहीं है, तो सिंपली इन दोनों को हम कर लेंगे, मतलब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो मुझे एन मिल जाएगा, यानी कि नॉर्मल फोर्स मिल जाएगा कुछ इतना, ठीक है। तो आप ये सब प्रैक्टिस करना, कैलकुलेट करके देख लेना। तो अब मुझे n की वैल्यू मिल गई, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 में डाल दूंगी तो मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी, बस मुझे a की वैल्यू ही फर्स्ट स्टेप में निकालना होती है, ठीक है। तो मैंने 1 और 2 में से ये जो n की वैल्यू 1 में डाली एंड मुझे एक एक्सेलरेशन मिल गया माइनस के अंदर। माइनस में अगर एक्सेलरेशन है इसका मतलब क्या है, डिसेलरेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला गया है क्या, क्वेश्चन में हमें बोला है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ब्लॉक एंड टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस और टाइम हमें मेजर करना है, टाइम कब, जब वो रेस्ट पर आ जाए, ठीक है। तो सिंपली अब आपने क्या करना है, ऊपर हमने क्या लगा दी, काइनेटिक्स लगा दी, है ना, काइनेटिक्स लगा दी। अब आपको काइनेमेटिक्स लगाना है, यानी कि आपको एक्सेलरेशन मिल चुका है, आपको पता है कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नहीं ये क्योंकि हमें निकालना है ना, डिस्टेंस हमें निकालना है। आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, क्योंकि रेस्ट बोला है तो 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 20, ठीक है। तो क्वेश्चन में देख लेना 20 गिवन है एंड ये सारी वैल्यूज। अब एक्सेलरेशन भी हमें पता चल गया है, तो सिंपली हम डिस्टेंस निकाल लेंगे एंड हमें मिल जाएगा 160 मीटर, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस में सिर्फ आपको काइनेटिक्स लगानी है और काइनेमेटिक्स लगानी है। बिलीव मी, जो भी आपको पहले दिखता हो, यानी कि अगर आपको काइनेमेटिक्स के टर्म्स ज्यादा नजर आ रहे हैं तो पहले काइनेमेटिक्स लगा दो, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, उसके बाद काइनेटिक्स लगाना। अगर ऐसे ब्लॉक्स वाले हैं ना क्वेश्चंस, तो पहले काइनेटिक्स लगाना, उसके बाद उससे एक्सेलरेशन मिल जाएगा तो आपको काइनेमेटिक्स इजी बनाना आ जाएगा। एंड यही रूल होता है, यही शॉर्ट रूल होता है आपके ये सम्स को सॉल्व करने का, ठीक है। एंड जैसे कि आप टाइम निकालना है तो कोई भी आप काइनेमेटिक का इक्वेशन
इक्वेशन यूज करो जिससे आपको टाइम मिल जाए अवेलेबल क्वांटिटीज से। एंड यहाँ पे जैसे कि आपको मिल जाएगा 16 सेकेंड्स, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर यू और ए पुट किया है और कुछ भी नहीं, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया। मैंने ज्यादा टाइम देके एक्सप्लेन किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। एंड अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिलीव मी PYQs हैं, आपको बहुत सिंपल जाएंगे, ठीक है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन हमने टाइम देके समझा है ना। आई होप कि थोड़ा बहुत आपको उसमें से अगर 20-30% भी समझ में आया है, पूरा समझ में नहीं आया है तो अभी फोकस करो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है देख लो। 50 kg क्रेट इज प्रोजेक्टेड अलोंग द फ्लोर, ठीक है। अब क्या है, फ्लोर पे रख दिया है उसको, ठीक है। पहले इंक्लाइंड थी, यानी कि अब थोड़ा और इजी हो गया। विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड, म्यू यहाँ पर यू गिवन है अब एट x इक्वल टू 0, ठीक है। The coefficient of kinetic friction mu k is equal to 0.4. Calculate the time required for crate to come to rest and corresponding, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन है कि नहीं है ना। PYQ ही है, देखो दोनों भी, मतलब बस थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया है और कुछ भी नहीं। उसमें इंक्लिनेशन था, इसमें और सिंपल कर दिया है, फ्लोर पे रख दिया है ब्लॉक, है ना, फ्लोर पे रख दिया है ब्लॉक। तो अब देख लो यहाँ पर आपका 50 kg का ब्लॉक है, x इक्वल टू 0, यानी कि अभी वो स्टैटिक है ना, स्टेट ऑफ द रेस्ट पे है। एंड अब इसको मूवमेंट स्टार्ट करनी है ना। तो अब देख लो आपका इसका म्यू के गिवन है 0.4। अब हमेशा हमें पता है कि इसका जो नॉर्मल एक्ट होता है वो टुवर्ड्स द सरफेस एक्ट होता है ना, यहाँ पर हम ऊपर दिखा सकते हैं। एंड इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट होता है जो कि है mg, ठीक है। एंड अगर इसका डायरेक्शन आगे की तरफ हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन आगे की तरफ हो रहा है, तो ma इधर आ जाएगा, फोर्स इस तरफ आ जाएगा, एंड यहाँ पर इसके पीछे की तरफ इसका फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब देखो, अब समेशन आप क्या लगाओगे, यहाँ पर समेशन ऑफ Fy0 लगाओगे तो मुझे सिंपली क्या मिल जाएगा, n की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। Fy पहले लगाओगे तो mg इक्वल टू n इज इक्वल टू mg हो जाएगा, है ना। तो mg क्या है, आपका मास है 50 इंटू 9.81, तो सिंपली आपको 490 न्यूटन मिल जाएगा नॉर्मल, ठीक है। अब समेशन ऑफ Fx इक्वल टू mx, जैसे मैं आपको बता रही थी, है ना, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो समेशन ऑफ Fx इक्वल टू mx ले लो, या फिर डायरेक्टली यहाँ पर प्लस माइनस कर लोगे तो भी हो जाएगा, या फिर ये वाली कंडीशंस दिखाओ तो बेटर है, ठीक है। इससे समझ में आता है कि आपको डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल का थोड़ा बहुत आइडिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन में है माइनस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू 50 आ जाएगा, है ना, 50 आ जाएगा मास और ax एज इट इज। तो यहाँ से हमें सिंपली क्या मिल जाएगा, ax मिल जाएगा। कैलकुलेशंस पे देखो, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू एन होता है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू एन होता है, करेक्ट ना। अब कहीं कहीं अगर हमें एन नहीं पता होगा तो हम mg करेंगे उसको, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर करा है mg का। लेकिन डायरेक्टली हमें n पता है तो हम यहाँ पर डायरेक्टली n लिख देंगे, म्यू इंटू 490, एंड म्यू यहाँ पर है हमारा काइनेटिक कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर 0.4 हो जाएगा वो, ठीक है। तो ax की वैल्यू सिंपली आपको मिल जाएगी -3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जैसे कि हमने काइनेटिक्स लगा दी है ना, यहाँ पर हमने काइनेटिक्स लगा दी, यहाँ पर हमारी काइनेटिक्स खत्म हो जाती है, एंड जो चीजें बची हैं, टाइम और डिस्टेंस, वो हम काइनेमेटिक्स से निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन जैसे ही पता चल जाती है, हमारी चीजें सॉर्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पर आपको टाइम फाइंड आउट करना है, तो आप ये वाला काइनेमेटिक इक्वेशन लगा के, एंड जितनी भी वैल्यूज आपको मिली हुई हैं उससे आपको टाइम मिल जाएगा। एंड आपको अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस वाला आप ये वाला काइनेमेटिक इक्वेशन लगा दो, ठीक है। जितनी वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है आप उनसे सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप समझ में आ गया होगा। सेकंड वाला देख लो, देखो ऐसे ही है, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ज्यादातर ब्लॉक वाले इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। द बॉडी ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड अपर 25 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के इज 0.25, determine how far the body will move up the plane and the time required to reach the highest point। मुझे बताओ कुछ भी चेंजेस हो रही हैं क्या, कुछ भी चेंजेस नहीं हो रही हैं, ऐसे ही ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आई होप कि रिजोल्यूशन अब आप कर लोगे। सिंपली आपके टुवर्ड्स द क्या बोलते हैं, सपोर्ट आपका जो होगा वो नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा, है ना। टुवर्ड्स द सपोर्ट आपका हमेशा नॉर्मल फोर्स एक्ट होता है, उसके नीचे आपको mg एक्ट, यहाँ पर mg एक्ट होगा। तो जैसे कि ये 25 डिग्री है तो ये वाला भी जो एंगल होगा वो 25 डिग्री का फॉर्म होगा। तो यहाँ पर आपका जो है mg cos 25 एंड mg sin 25 आ जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद आपका जो फोर्स है किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, तो आप यहाँ पर ma लिखोगे, एंड यहाँ पीछे की तरफ आपका फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। वही करना है, समेशन ऑफ Fy से आपको मिल जाएगा नॉर्मल, ठीक है। समेशन ऑफ Fy से आपको मिल जाएगा नॉर्मल, एंड यहाँ पर जो है मास m गिवन है, यानी कि बॉडी का कोई मास नहीं है, तो हमें m के टर्म्स में ही लेना होगा। देखते हैं, देखो आप सॉल्व करते जाओ, मास नहीं गिवन है ये पकड़ के आप आगे ही नहीं बढ़ोगे तो आपका सम नहीं हो पाएगा, है ना। अब मैं यहीं पे रुक जाती कि अरे मुझे n की वैल्यू ही नहीं मिली, है ना, तो आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, राइट, कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो समेशन ऑफ Fy में जितना मिला है उसको उतना रखो। समेशन ऑफ Fx इक्वल टू ma होता है आपका, है ना, तो सिंपली
सिंपली आपका एफएक्स में जितने भी आपके फोर्सेस हैं वो यहाँ पर आप लगा सकते हो। फ्रिक्शनल फोर्स को आप क्या लिखोगे, फ्रिक्शनल फोर्स को आप म्यू एन लिखोगे, ये याद रखना, ठीक है। इक्वल टू एम ए करोगे तो देख लो ना, सिंपली यहाँ पर इस सेकंड स्टेप में आपका सॉर्ट ये हो जाता है, मैंने एन को ये mg cos 25 सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी तीनों जगह से m कैंसिल ही हो गया है ना, m कैंसिल ही हो गया, मुझे उसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। g की वैल्यू पता है 9.81, g की वैल्यू यहाँ पर भी पता है, तो हम सिंपली यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमें मिल गया -6.36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर से हमें जैसे ही एक्सेलरेशन मिल जाता है, हमारा काइनेटिक्स इधर खत्म हो जाता है एंड अब हम यूज करेंगे काइनेमैटिक्स, ठीक है। तो कोई भी दो इक्वेशन से आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा और टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला इक्वेशन लगाया, यहाँ पर ये वाला इक्वेशन लगाया। आई होप कि क्लियर हो रहे हैं आपको सम्स, ठीक है। आई नो कि मैं डिक्टेट करके आपको बता रही हूँ, लेकिन आई एम एक्सप्लेनिंग, समझा रही हूँ मैं आपको कि करना क्या है, ठीक है। यही मैं पेपर पेन से करती हूँ तो इतने टाइम में आपका एक ही क्वेश्चन हो पाता है या मैक्सिमम दो ही क्वेश्चन हो पाते हैं ना, तो उसमें वैसे भी टाइम जाता है क्वेश्चंस वगैरह लिखने में, इसीलिए मैंने क्या किया, जो नोट्स हैं वो ही मैंने आपके साथ शेयर करे हैं, ठीक है। तो चलिए अब देख लिए, ये वाला आपका लास्ट ईयर 2023 का ही ये क्या है, आपका PYQ है, तो इसको देख लो कैसा है ये क्वेश्चन, बहुत ईजी है। द कन्वेयर बेल्ट इज शोन इन द फिगर, ठीक है, कन्वेयर बेल्ट इज शोन इन द फिगर, इट इज डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैकेजेस ऑफ वेरियस वेट्स, ठीक है। ये देखो ऐसा आपको डायग्राम भी दिया हुआ था, यानी कि देखो जैसे हम एयरपोर्ट वगैरह में जाते हैं ना एंड हमारे बैग्स पड़े होते हैं, पैकेजेस पड़े होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करने का काम इस कन्वेयर बेल्ट का है। ईच 10 kg पैकेज हैज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज 0.15 है ना, तो इसका कोएफिशिएंट हर पैकेट का अलग अलग है। तो जैसे कि यहाँ पर हमें बताया नहीं है कितने पैकेट्स है क्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे सिर्फ एक ही पैकेट है, ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा कंसीडर करने गए तो बहुत फोर्सेस बन जाएंगे एंड कुछ भी फायदा नहीं होगा, आंसर आपका रॉन्ग आएगा। तो आपको क्या कंसीडर करना है कि एक ही पैकेज पड़ा हुआ है, ठीक है। ईच 10 kg पैकेज, अब वेट मिल गया है ना 10 kg, हैज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी मिल गया 0.15, इफ द स्पीड ऑफ कन्वेयर इज 5 मीटर पर सेकेंड, स्पीड मिल गई एंड देन इट सडनली स्टॉप्स, यानी कि आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। डिटरमाइन द रिक्वायर्ड टाइम एंड डिस्टेंस द पैकेज विल स्लाइड ऑन द कन्वेयर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाते हैं लोग, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 पैकेजेस दिखाए एंड आपको जो है कंसीडर 3 नहीं करने, आपको सिर्फ एक ही कंसीडर करना है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर टाइम फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और वेलोसिटी गिवन है हमें फाइनल 0, ठीक है। सिंपली आप क्या करोगे, ऐसा एक पैकेज कंसीडर करोगे, ठीक है, एक पॉइंट कंसीडर करोगे उस पर्टिकुलर पार्टिकल का। ऊपर की तरफ आपका नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा, नीचे की तरफ आपका वेट एक्ट होगा जो कि 10 kg की वन था, ठीक है ना। तो हम क्या ले लेंगे, इसको mg के अंदर ले लेंगे, तो 10 × g हो जाएगा। इस तरफ ये अगर जा रहे हैं, ठीक है, इस तरफ आप कंसीडर कर रहे हो क्या, फोर्स, तो आपका इसी तरफ लगेगा क्या, एक्सेलरेशन, तो ma आपका उस तरफ लगेगा, ma यानी कि मास है 10 और a एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके पीछे की तरफ हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट में एक्ट होता है। यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत सिंपल। समेशन ऑफ Fy0 करोगे, डायरेक्टली देखने से नजर आ रहा है कि आपका जो नॉर्मल फोर्स है वो आपको 10 × g यानी कि 9.81 98.1 न्यूटन मिल जाएगा, ठीक है। समेशन ऑफ Fx इक्वल टू ma लगाओगे तो सिर्फ पीछे की तरफ आपका फ्रिक्शनल फोर्स ही है ना, एंड दूसरी तरफ आपका ma लग जाएगा, m में आपको 10 लेना होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इससे डायरेक्टली आपको क्या मिल जाता है, एक्सेलरेशन मिल जाता है। एंड यहाँ पर मैंने फ्रिक्शनल फोर्स को क्या लिया है, फ्रिक्शनल फोर्स को सिंपली वही मैं जो बोलती आई हूँ म्यू एन, ठीक है, म्यू एन, म्यू क्या है आपका 0.15 गिवन है एंड एन की वैल्यू मुझे यहीं पे मिल गई है 98.1, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। एक्सेलरेशन मिल गया मतलब हमारी काइनेटिक्स खत्म, काइनेमैटिक्स स्टार्ट। काइनेमैटिक्स में से जो भी इक्वेशन से आपको समझ में आ रहा है कि मुझे हाँ टाइम मिल सकता है, डिस्टेंस मिल सकता है, वो वाला इक्वेशन आप लगाओ एंड आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। मुझे बताओ कि इसमें क्या हार्ड था, कुछ भी हार्ड नहीं था, उल्टा बहुत बेसिक क्वेश्चन था, कहीं रिजोल्यूशन नहीं था, ये भी देख लो, जस्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। आपको सोचने पे मजबूर कर दिया गया था एग्जामिनर ने कि कन्वेयर बेल्ट है, उसमें 10 पैकेजेस है ना, तो ऐसा थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वो सबसे ज्यादा इजी होता है, ठीक है। चलो आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हॉकी प्लेयर हिट्स अ पक, ठीक है, हॉकी प्लेयर हिट्स अ पक सो दैट इट कम्स टू रेस्ट इन 9 सेकेंड after sliding 30 meter horizontally on the ice. Determine the initial velocity of puck, the coefficient of friction between the puck and ice. अब puck पता है, जो हॉकी प्लेयर खेलते हैं तो जिस चीज को मारते हैं उसको puck बोला जाता है, ठीक है। तो सिंपली अभी आपको अगर उसकी नॉलेज भी नहीं है तो चलेगा, ये भी देखो ऐसे क्वेश्चंस आपको PYQs में आते हैं। कोई बोलेगा कि अरे puck क्या होता है, राइट,
चलो, तो आपको देखो सबसे पहले जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है आपको उसको समझना चाहिए। दैट इट कम्स टू रेस्ट इन 9 सेकंड, टाइम दिया है हमें 9 सेकंड आफ्टर स्लाइडिंग 30 मीटर, यानी कि इस वक्त हमें डिस्टेंस गिवन है ना, तो कुछ तो चेंजेस आई। चलो क्वेश्चंस में मुझे यहाँ पे कुछ तो चेंजेस नजर आई। हॉरिजॉन्टल डिटरमाइन द इनिशियल वेलोसिटी, अब हमें यू फाइंड आउट करना है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी फाइंड आउट करना है, यानी कि जो चीजें हमें अब तक दी गई थी वो अब हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब देख लो यहाँ पर मुझे टाइम दिया है एंड डिस्टेंस दिया है, यानी कि मैं कुछ ना कुछ लगा सकती हूँ काइनेमैटिक्स का, है ना। दो क्वांटिटी दी हुई है तो मैं कुछ ना कुछ लगा सकती हूँ काइनेमैटिक्स का, तो इस क्वेश्चन में मैंने पहले काइनेमैटिक्स लगा दी, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला ब्लॉक्स वगैरह वाले क्वेश्चन है तो उसमें पहले आप काइनेटिक्स ही लगाओ हमेशा, लेकिन जिसमें आपको यहाँ पर ये वाले टर्म्स ज्यादा दिख रहे हैं, आपको ज्यादा चीजें नोन नजर आ रही है ना, वहां पर आप काइनेमैटिक्स लगाओगे। तो ये वाली इक्वेशन लगाऊं मैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पर v तो फाइनल 0 है, u आपको फाइंड आउट करना है, a भी आपको पता नहीं है, सिर्फ 9 आपको पता है, दैट इज योर टाइम, है ना। तो यहाँ से कुछ इक्वेशन मुझे मिल जाता है इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, जो कि है u इज इक्वल टू -9a, ठीक है। कुछ वैल्यू नहीं मिली, ठीक है, रखो साइड में, इक्वेशन 1 उसको नेम दे दो। नीचे वाला देखो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना, दूसरा इक्वेशन लगाया मैंने। एंड इससे मैंने क्या किया, यहाँ पर मुझे ज्यादातर चीजें नोन थी, जस्ट एक्सेलरेशन अननोन था, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं ये वाली इक्वेशन को और ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करूं, है ना, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, दोनों भी इक्वेशन को आप कैलसी में डाल के सॉल्व करो तो आपको a1 की वैल्यू कुछ ये मिलेगी -0.740 और a2 की वैल्यू 0 मिलेगी। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि उसको हिट किया एंड वो स्लाइड हुआ यानी कि उसका मोशन हुआ यानी कि एक्सेलरेशन तो होगा ही, तो जीरो हो ये तो बात ही खत्म हो जाती है, तो उसको आपको यहीं पे निग्लेक्ट कर देना है। तो आपको एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पर कुछ ऐसा मिल जाएगा, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के बाद -0.740। तो ये सारा काम कौन करने वाला है, आपका कैलसी करने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, दो इक्वेशन मिल गए, बिल्कुल सॉल्व करने के झंझट में नहीं पड़ना है मैकेनिक्स के अंदर, डायरेक्टली कैलसी में पुट कर दो, वैल्यू मिल जाएगी। अब क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे काइनेटिक्स, ठीक है। अब हम लगाएंगे काइनेटिक्स। सबसे पहले यहाँ पर आप एक और इक्वेशन लगा के आप u फाइंड आउट कर सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दोगे, क्योंकि एक्सेलरेशन अब हमें पता चल गया है, तो यहाँ पे से आपको इस वाली वैल्यू से u मिल जाएगा 6.66 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको क्या समझना है, एक ब्लॉक समझ लो, उस पक को क्या समझ लो, एक ब्लॉक समझ लो, नीचे की तरफ उसका वेट एक्ट होगा mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन होगा, आपका जो डायरेक्शन में जा रहा है वो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, ma आप उसको बोलोगे फोर्स को क्या बोलते हैं, ऑफ कोर्स ma बोलते हैं, तो उसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, पीछे आपका फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा। सिंपली वही लगाना है, समेशन ऑफ fy 0 से n मिलेगा, समेशन ऑफ fx 0 से आपका जो है, आपको एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर आपको पता है इस वक्त, तो देखते हैं क्या मिलता है ना। समेशन ऑफ एफ वाई से mg मिल गया, n इक्वल टू mg मिल गया, है ना। तो इधर से कुछ हमें एग्जैक्ट चीज नहीं मिली, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हमको माइनस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू ma हुआ, तो यहाँ पर एफ फ्रिक्शनल फोर्स है, दैट इज म्यू n है, तो यहाँ पर मैं n की तरफ ये वाली जो mg है ये पुट कर सकती हूँ, है ना। यहाँ पर जो n है यहाँ पर मैं ये mg पुट कर सकती हूँ, तो सिंपली मेरा जो m है वो दोनों साइड से कैंसिल हो जाता है। एंड जैसे ही ये कैंसिल होता है, g की वैल्यू हमें पता है, आप 10 ले सकते हो, लेकिन एग्जाम में आप सॉल्व कर रहे हो तो 9.81 ले लेना, ठीक है। मैंने डायरेक्ट करने के लिए थोड़ा 10 ले लिया, तो यहाँ पर म्यू आप क्या लिख सकते हो, 0.0740 मीटर पर सेकेंड, यानी कि दोनों भी वैल्यूज हमारी फाइंड आउट हो गई। मीटर हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिल गया और हमें जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी मिल गई। तो इस क्वेश्चन में कुछ अलग हमने क्या करा, कुछ अलग हमने बस यही करा कि पहले काइनेमेटिक्स लगाई, उसके बाद काइनेटिक्स लगाई, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ के ये क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको दो ही चीजें लगानी है, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स। अब आपको क्वेश्चन को देख के समझना है, गिवन डेटा को देख के समझना है कि पहले क्या चीज लगेगी। समझ में आ गया ना। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप कि सिंपली समझ में आ रहे होंगे सारे के सारे सम्स आपको, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देख लो, आई थिंक एक क्वेश्चन 6 है। क्या है, अ मोटरिस्ट ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। अब देखो किलोमीटर पर आवर में चीज गिवन है, तो सबसे पहले आपका काम बनता है उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना, ठीक है। कैसे करते हो, 5/18 बच्चा जानता है, ठीक है। सडनली अप्लाइज द ब्रेक, तो एक मोटरिस्ट है, वो अपनी मोटर, उसकी बाइक है जो भी है, वो उसको क्या कर रहा है, एकदम उसको स्टॉप कर देता है, ब्रेक लगा देता है, एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर स्किडिंग 75 मीटर
मीटर, ठीक है। डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कार, अच्छा कार है, टू स्टॉप एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के बिटवीन द टायर्स एंड रोड, यानी कि अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें टाइम फाइंड आउट करना है और हमें म्यू के यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देख के नजर आ रहा है कि आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, रेस्ट पे आ रही है यानी कि फाइनल वेलोसिटी गिवन है, और आपको जो है डिस्प्लेसमेंट गिवन है, यानी कि तीन चीजें ऑलरेडी गिवन है। तो आपको सबसे पहले काइनेमेटिक्स लगाना होगा, आपको सबसे पहले काइनेमेटिक्स लगाना होगा। तो उससे आपको यहाँ पर देखो मैंने ये वाला इक्वेशन लगा दिया, तो मुझे डायरेक्टली इसी फर्स्ट स्टेप में मुझे एक्सेलरेशन मिल गया -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड अब ये एक्सेलरेशन का यूज करके मैं दूसरे इक्वेशन से टाइम निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो टाइम वाला जो यहाँ पर है वो सॉर्ट हो जाता है, टाइम आपको यहीं से मिल जाएगा। काइनेमेटिक्स का काम खत्म हो जाता है, अब आपको यूज करना होगा काइनेटिक्स, ठीक है। तो आप उस कार को एक ऑब्जेक्ट समझोगे, ऑफ कोर्स हम फिजिक्स में या मैकेनिक्स में करते ही क्या है, एक बड़ी सी चीज को आप एक पार्टिकल समझते हो, ठीक है। तो आपको नीचे की तरफ ऑफ कोर्स वही चीज मैं बोल बोल के थक गई, नीचे की तरफ आपका वेट एक्ट होगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स, जहां पर आपका एक्सेलरेशन हो रहा है उस तरफ आपका फोर्स एक्ट होगा, एंड ऑफ कोर्स अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा। वही चीज लगानी है, समेशन ऑफ Fy0 समेशन ऑफ Fx इक्वल टू ma, ठीक है। यही सारे क्वेश्चंस हमने 11th स्टैंडर्ड में करे हुए हैं, बस हमने ये नहीं लिखा क्या, समेशन ऑफ Fy0 और समेशन ऑफ Fx इक्वल टू ma, बस यही चीज नहीं है, बाकी सब आपका वही है, ठीक है। तो वही करना है, देख लो आपका सिंपली आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर म्यू मिल जाएगा, दैट इज म्यू mg इक्वल टू ma, m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर mg क्या कर रहा है, मैंने नॉर्मल को रिप्लेस करा है, एंड डायरेक्टली आपको जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है डायरेक्टली यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर आपको कुछ भी हार्ड लगा, कुछ भी हार्ड लगा क्या, बताओ, नहीं ना, सिंपल है। ये वाला क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में देती हूँ, एक बार ट्राई करो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। लाइट ट्रेन मेड अप ऑफ 2 cars A and B is traveling along a straight path at 54 km/h when brakes are applied to car A, braking force applied is 40 kN। थोड़ा सा आपको एप्लीकेशन बेस्ड है, थोड़ा सा आपको दिमाग इसमें चलाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद में इसका जो सोल्यूशन है वो टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगी, नहीं हो ज्वाइन तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कर लेना। एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, ऐसे आपको पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़े से ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं उसी फॉर्मेट में। तो इसमें आपको कैसा बोला जाएगा, देखो, अ पार्टिकल ऑफ मास 10 kg, ठीक है, पार्टिकल है कितने मास का, 10 kg का, इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स F इक्वल टू, यानी कि फोर्स आपको कुछ इस तरह गिवन होगा, है ना, 20 t² - 40 न्यूटन, यानी कि कुछ इक्वेशन टाइप में आपको फोर्स गिवन होगा। तो यही देख के आपको समझ जाना है कि आपको क्या करना होगा, आपको लगाना होगा इंटीग्रेशन, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है यहाँ पर, वेर t इज इन टाइम एंड इन सेकेंड्स, एट t इक्वल टू 0 सेकेंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है ना, टाइम 0 यानी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो आपका जो पार्टिकल है यानी कि u जो गिवन होगा यहाँ पर वो 5 मीटर पर सेकेंड है, पोजीशन जब उसकी x इक्वल टू 0 है तब। फाइंड द वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है ना। तो वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है जब वो पार्टिकल 2 सेकेंड्स पे आ जाए, ठीक है, उसकी पोजीशन। चलो, मास जो गिवन है वो यहाँ पर है, और जो फोर्स आपका गिवन है वेरिएबल फोर्स वो ये है, ठीक है। टाइम आपके 0 सेकेंड पे x इक्वल टू 0 पे u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड लिखा है, यानी कि इतना सिर्फ और सिर्फ मैंने क्वेश्चन से कॉपी किया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपके इंडिकेशन के लिए लिखा है कि ये फोर्स वेरिएबल है, इसलिए आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी, और डिस्टेंस टाइम है 2 सेकेंड्स पे, तो आपको सिंपली आप क्या लगा दोगे, फोर्स इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma लगा दोगे, तो यहाँ से एक्सेलरेशन डायरेक्टली मिल जाएगा आपको, ठीक है, डायरेक्टली। लेकिन हाँ, टाइम आपको पता नहीं है, टाइम यहाँ पर आपको थोड़ा इंटीग्रेशन करके पता चल जाएगा। लेकिन इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन तो आपको यहाँ से मिल जाएगी, F इक्वल टू ma से a इक्वल टू F/m, ठीक है, इसी को मैंने अरेंज किया है। फोर्स क्या है आपका 20 t² - 40, मास है आपका 10, ठीक है। सिंपली क्या आ जाएगा आपका 0 0 कैंसिल होके 2t² - 4, एक्सेलरेशन के लिए आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर a को आप क्या लिख सकते हो, dv/dt, देखो वही चीज होने लगी ना जो हम काइनेमेटिक्स के अंदर कर रहे थे, बस वही चीज होने लगी, कुछ भी इसके अंदर अलग नहीं है। तो यहाँ पर dv/dt इज इक्वल टू 2t² - 4 कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लगाना है इंटीग्रेशन, यानी dv इधर रह जाएगा, dt इस साइड चला जाएगा, एंड आपको लगाना होगा इंटीग्रेशन। तो आप देख लो, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 5 है जब आपका टाइम 0 है, एंड आपको फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी जब आपका टाइम क्या है, t है, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको जब इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे तो देख लो v, यहाँ पर सिंपली इंटीग्रेशन परफॉर्म
परफॉर्म किया है, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ पर 2t² का इंटीग्रेशन t³/3 और 4 का इंटीग्रेशन -4t आ जाएगा। यहाँ पे 0 से t तक की लिमिट है v-5 एंड सिंपली ये सॉल्व करके आपको v जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा यहाँ पे 2/3t³ -4t + 5, ठीक है, समझ में आ गया। अब यानी कि वेलोसिटी के लिए इक्वेशन मिल गया। अब हमें कब बोला है, कौन से टाइम पे बोला है, तो t = 2 सेकेंड्स पे बोला है ना, तो सिंपली हम t = 2 सेकेंड्स डाल देंगे यहाँ पर, तो वेलोसिटी मिल जाएगी 2.33 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी यहाँ पर सॉर्ट हो जाती है। अब हमें चाहिए डिस्टेंस, तो हमें ये वेलोसिटी देख के समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ से मुझे डिस्टेंस मिलेगा, है ना, यहाँ से मुझे डिस्टेंस मिलेगा, दैट इज v क्या है, dx/dt है, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, बस आपको वही करना है, यहाँ पर ये लगाना है एंड ये जो है एज इट इज है। अब क्या करोगे, आप इंटीग्रेशन लोगे, dt इस साइड चला जाएगा एंड आपको इंटीग्रेशन लेना है, ध्यान रखना है लिमिट्स के ऊपर। तो जब आपका x 0 है, टाइम 0 है, x आपको फाइंड करना है जब आपका टाइम 2 सेकेंड्स पे है ना, तो यही चीज आप ऊपर भी कर सकते थे, या तो आप वैसे कर लो, यहाँ पर 2 सेकेंड्स डाल लो, या फिर आप ऊपर t डाल लो, इक्वेशन मिलेगा, उसके बाद आप उसके अंदर t पुट कर सकते हो जैसे हमने ऊपर किया है ना। तो यहाँ पर सिंपली आपको इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। आई डोंट थिंक सो कि इंटीग्रेशन मुझे आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, यहाँ पर आपको डायरेक्टली x का जो है यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी 4.66 मीटर्स, ठीक है, 4.66 मीटर्स। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये वेरिएबल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वेरिएबल फोर्स जिसके अंदर गिवन होता है, तो उसको आपको इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व करना होता है, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं अगेन मोस्ट रिपीटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि हर बार पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन एक और बार देखो। 90 kg ब्लॉक रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, ये देख लो, ऐसा आपको डायग्राम गिवन होगा, है ना, ऐसा आपको डायग्राम गिवन होगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स P, कितने फोर्स से उस P जो फोर्स है वो कितना फोर्स एक्ट हो रहा है वो देख लो, रिक्वायर्ड टू गिव द ब्लॉक एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो एक्सेलरेशन है उसको 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की टू द राइट, ठीक है, यानी कि ब्लॉक के राइट साइड में द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज म्यू के इक्वल टू 0.25, ठीक है। तो हमें वही चीज करनी है जो हमने अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में करी है ना, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में जो चीजें करी। अब जैसे कि ये फोर्स है, ये इंक्लिनेशन में आ रहा है कुछ 30 डिग्री के एंगल पे, तो हमें सबसे पहले इसको रिजॉल्व कर लेना होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका p cos थीटा एंड इस साइड आ जाएगा p cos थीटा, थीटा आपका 30 डिग्री है, ठीक है ना। तो अब देख लो, इस ब्लॉक के नीचे की तरफ आपका फोर्स mg यानी कि वेट एक्ट होगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स, इस तरफ आपका एक्सेलरेशन है, फोर्स इस तरफ एक्ट हो रहा है, तो ma इधर आ जाएगा एंड इसी तरफ आपका p cos थीटा भी आ जाएगा, पीछे की तरफ आपका फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा, क्लियर ना। नीचे की तरफ देखोगे तो आपका साइन थीटा भी एक्ट होगा, तो यहाँ पर आप खुद ही ऐड करके लिख सकते हो p sin थीटा या फिर p sin 30 डिग्री। वही चीज परफॉर्म करनी है, समेशन ऑफ fy = 0, समेशन ऑफ fx = ma, ठीक है। सबसे पहले ब्लॉक वाले क्वेश्चन में क्या लग रहा है, काइनेटिक्स लग रहा है, ठीक है ना। तो अब देख लो, यहाँ पर से मुझे n के लिए कुछ p के टर्म्स में मिला है ना, n के लिए कुछ p के टर्म्स में इक्वेशन मिला। यहाँ पर देख लोगे तो समेशन fx = ma के अंदर यहाँ पर समेशन fx जितने भी fx एक्स एक्सिस पे जितने भी फोर्सेस है वो आप देख लो, वहां पर यहाँ पर लिख लिए मैंने, m है आपका 90 और एक्सेलरेशन भी 3 गिवन है, यानी कि सिंपली मुझे यहाँ से क्या मिल सकता है, p मिल सकता है। तो मैंने यहाँ पर मैं नॉर्मल में जो है ना, जो फर्स्ट इक्वेशन मुझे मिल गया fy = 0 से, उसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी, तो सिंपली पूरा इक्वेशन आपका p के टर्म्स में हो गया। तो p की वैल्यू आप डेफिनेटली फाइंड आउट कर सकते हो एंड वो है इस केस में 661.94, ठीक है। तो ये वाला एक लास्ट क्वेश्चन मैंने यू लिया वापस से, क्योंकि यही टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट होते हैं एंड ये एंड होता है हमारे न्यूटन्स लॉ का, ठीक है। न्यूटन्स लॉ में बस इतने ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड मैंने आपको सारे के सारे बता दिए है ना। अब आपका काम क्या बनता है, आपको सब प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो बहुत काफी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए एंड इतने क्वेश्चन अगर मैं लिखने जाती तो इतने क्वेश्चन नहीं हो पाते, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं, अब हम स्विच हो जाते हैं अपनी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ये अलग से पीडीएफ बना के रखी है, ऑफ कोर्स ये सारी पीडीएफ्स आपको मेंबरशिप के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए, वर्क एनर्जी सिर्फ सिंपली आपको यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला क्या है देख लो, याद रख लो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, सबको पता है ना। इसका सही यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर या फिर आप जूल्स लिख सकते हो, ठीक है। कंजर्वेटिव वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इन इवैल्यूएटिंग वर्क डन 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेज आर यूजुअली कंसिडर्ड। तो 4 टाइप के आपको इसमें फोर्सेज ध्यान में रखने हैं। एक तो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स
हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है, स्प्रिंग फोर्स हो सकता है। बिलीव मी, आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें आपको समझना होगा उस क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद कि उसमें कितने कितने कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। उधर आपको बताया हुआ नहीं होगा, आपको पूछा जाएगा एंड आपको वही फाइंड आउट करने होंगे। कहीं आपको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का डेरिवेशन पूछ लिया तो यहाँ पर आपको मैंने दिया है, लिख लेना, मतलब इतना पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ प्रिंसिपल आपको याद रखना है, प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। द वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या? द वर्क डन बाय फोर्स, है ना, the work done by force in displacing a body is equal to change in kinetic energy of the body। यानी कि जितने भी वर्क डन होंगे वो किसके इक्वल होंगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी के इक्वल होंगे। एंड यही आपका जो है इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। तो ये है आपका फाइनल इक्वेशन। क्या? देख लो, u1 से 2 तक, u1 से 2 यानी कि आप यहाँ पे समझना है कि सारे के सारे वर्क डन, ठीक है, सारे के सारे वर्क डन यहाँ पर आपको ऐड करने होंगे। 1 से 2 यानी कि इनिशियल टू फाइनल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो देख लो, सिंपली आप इसको कैसे यहाँ पर आप स्टेट कर सकते हो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को। इट कैन बी स्टेटेड एज इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m subjected to unbalanced force system, the total work done by all the forces during displacement from position 1 to 2 is equal to the change in kinetic energy during that displacement। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, बस इसी एक्सप्रेशन को वर्ड्स में आपको लिख देना है एंड वही आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। देख लो, u1 से 2 क्या है? अल्जेब्रिक सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस फ्रॉम पोजीशन 1 to 2। जैसे मैंने आपको बोला, जितने भी वर्क डन हो रहे हैं ना उस पर्टिकुलर पार्टिकल के ऊपर, वो सारे वर्क डन का समेशन है आपका u1 से 2। काइनेटिक एनर्जी 1 है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम एट पोजीशन 1, एंड काइनेटिक एनर्जी 2 है एट फाइनल यानी कि पोजीशन 2, ठीक है। वर्क डन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर होगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है उसी डायरेक्शन में वर्क डन है, तो उसको आपको पॉजिटिव लेना होगा, ठीक है। अब ये आपको ध्यान में रखने हैं फॉर्मूलाज, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज आपको समझ में आएंगे कि जब आपका कोई एक्सटर्नल फोर्स है, स्प्रिंग है, या फिर आप कह सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, तब आपको कौन से फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। काइनेटिक एनर्जी का तो एक ही फॉर्मूला है, हमेशा यही फॉर्मूला यूज होता है, हाफ mv²। एंड वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अंदर देख लो कि दो जगह आपको काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला यूज करना है। अब वर्क डन पे आ जाते हैं, क्योंकि अलग अलग वर्क डन होते हैं, ठीक है, अलग अलग वर्क डन होते हैं। तो बाय एक्सटर्नल फोर्स आपको ले लेना है F इंटू एस, सिंपली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कुछ अलग नहीं हुआ है। एंड पॉजिटिव डन, जब पॉजिटिव कब लोगे? जब वो फोर्स के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो सिंपली एक्सटर्नल फोर्स के लिए इजी फॉर्मूला है, याद रख लो, ये शीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद फोर्स वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है, यानी कि जिस साइड में आपका फोर्स लगेगा उस साइड में ऑब्जेक्ट जाता है एंड उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, तो उसका हमेशा आपको माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है ना, माइनस हमेशा लेना पड़ेगा। एंड ये होता है फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एंड यहाँ पर ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसको आप ले सकते हो म्यू के एन, ठीक है। एंड इसको आपको हमेशा नेगेटिव लेना है, क्योंकि ऑफकोर्स फ्रिक्शनल फोर्स जो है हमेशा अपोजिट एक्ट होता है आपके फोर्स के। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा एक्ट होता होगा पार्टिकल्स में, जब आप क्वेश्चंस देखोगे ना, सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स से आप खुश होगे, ठीक है, डायरेक्टली mgh यूज करना होता है वहां पे। एंड पॉजिटिव कब लेना है? जब पार्टिकल नीचे जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ कोर्स नीचे पुल करता है ना, एंड अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो आपको उसको पॉजिटिव लेना है, अगर अपोजिट टू ग्रेविटेशनल फोर्स जा रहा है तो उसको आपको नेगेटिव लेना है। स्प्रिंग फोर्स थोड़ा सा मतलब टॉपिक ज्यादा बड़ा हो जाता है, अगर आपको आया एंड आप एंड में पढ़ रहे हो तो इसको स्किप मारो, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है ना। तो इसके लिए ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, 1/2 k x1² माइनस x2 का स्क्वायर व्हेन स्प्रिंग इज नॉट कनेक्टेड विद द पार्टिकल ड्यूरिंग मोशन। तो आपको समझना है k जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है, x1 क्या है? डिफ्लेक्शन इन स्प्रिंग इन पोजीशन 1 ऑफ पार्टिकल, और x2 है डिफ्लेक्शन इन स्प्रिंग इन पोजीशन 2 ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। सो जस्ट पोजीशन से रिलेटेड है। यहाँ पर एग्जांपल देख लो, अ ब्लॉक व्हेन ड्रॉप्ड ऑन टू एन अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग, ठीक है, अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग, तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? हाफ के 0 माइनस सिग्मा का स्क्वायर, ये याद रखना है आपको, ठीक है, 0 माइनस सिग्मा का स्क्वायर यहाँ पर। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है यही आपकी ये है सिग्मा, ठीक है।
नेगेटिव साइन के डिस्प्लेसमेंट इंडिकेट्स वर्क इन डन इन द इज डन ऑन द स्प्रिंग, ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये अपने आप में स्प्रिंग वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा है, आप सिर्फ फॉर्मूलाज याद रखो। कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग अगर बाद में रिलीज हुई है तो उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, एंड दैट्स ऑल। ये वाला फॉर्मूला देख लो, व्हेन स्प्रिंग इज कनेक्टेड विद द पार्टिकल, है ना। ऊपर क्या था, जब पार्टिकल कनेक्टेड नहीं है, पार्टिकल जो है स्प्रिंग से कनेक्टेड नहीं है, तब वो फॉर्मूला, एंड ये वाला तब जब आपका कनेक्टेड है ना, तब आप ये यूज कर सकते हो। एंड इसके पूरा डिस्क्रिप्शन इधर गिवन है, जिनको देखना होगा वो देख सकते हैं। ये वाले टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। तो अगर आया एंड अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अब जो दूसरा है ना वो आप कर सकते हो, ठीक है। चलो इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं, बिलीव मी बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। मैं सबसे पहले यही बोल देती हूँ क्योंकि सिंपल क्वेश्चन आते हैं। हाँ इजी होते हैं क्वेश्चंस, हमें लगता है कि हार्ड है, ठीक है, हमें लगता है क्योंकि ऑफ कोर्स मेंटालिटी बन जाती है कि मैकेनिक्स हार्ड है, लेकिन नहीं, प्रिंसिपल आप देख लो, एक बार प्रिंसिपल आप समझ लोगे ना तो हर चीज आपकी सॉर्ट होती जाती है। स्टेप बाय स्टेप जाओ। आपका लास्ट का आंसर भी गलत हो गया लेकिन आपका प्रोसेस सही है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ 1 मार्क्स कट होगा, क्यों आपका, क्योंकि फाइनल आंसर गलत है। बाकी तो 4-5 मार्क्स आपको मिल रहे हैं ना, तो क्या गलत है बताओ। तो बस सॉल्व करना, कोई भी क्वेश्चन हो सॉल्व करना, ऐसे ही छोड़ के बिल्कुल मत आना। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 50 kg इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर एज शोन इन द फिगर, ठीक है। ये एक ब्लॉक है जो कि एक आपके रफ सरफेस के ऊपर है। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, फोर्स P इज अप्लाइड। यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन था, फोर्स P इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक सच दैट द ब्लॉक अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कवरिंग 10 मीटर, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ P, टेक द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस एज 0.25, ठीक है। तो सारी चीजें जो गिवन है वो मैंने एक डायग्राम में लिख ली है, ठीक है। अब आपको क्या समझना है कि आपको ये याद रखना है कि इसके ऊपर क्या क्या चीजें एक्ट हो रही हैं, एंड हमें ये समझना होगा कि जैसे कि ये एक मूवमेंट के अंदर है तो हमारा जो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, क्योंकि हमें उससे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ना। उसके बाद आपको जो चीज ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि कौन से वर्क डन इसके ऊपर होंगे। तो ऐसे तो सामने नजर आ रहा है कि एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ है, तो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो वाला आपका एक तो हो जाएगा वर्क डन। उसके बाद आपका कौन सा होगा, नीचे जो है रफ सरफेस बोला हुआ है, रफ सरफेस बोला हुआ है इसलिए फ्रिक्शन भी अप्लाई होगा, है ना, फ्रिक्शन भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यही दो आए हैं ना, मैंने करेक्ट बोला, एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन, यही दो हैं जो फोर्सेस वर्क डन आपके एक्ट हुए हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपका जो VA है वो VA आप लोग देख लो क्या है, रफ एंड अप्लाइड ऑन द ब्लॉक सच दैट द ब्लॉक अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमें जो VB है, बी पोजीशन पे जो आपका वो होगा क्या चीज, आपका एक्सेलरेशन, हाँ एक्सेलरेशन वो आपको क्या दे दिया है, 0 हो जाएगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि देख लो ब्लॉक ऑफ मास एट 50 kg है इज प्लेस्ड ऑन अ रफ फ्लोर एज शोन, फोर्स P इज अप्लाइड ऑन टू द ब्लॉक सच दैट द ब्लॉक अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये VB गिवन है आपको, ठीक है, VB गिवन है। तो चलो देख लेते हैं कि हम कैसे निकालेंगे वर्क डन। तो मोशन आपका A to B हो रहा है, ठीक है, A to B हो रहा है, एंड हम कैसे लिखते थे, U1 से 2 लिखते थे, है ना। तो बस वही है। तो सबसे पहले आपको A की तरफ लेना होगा एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट सिंपली। तो आप लोग ऊपर देख लो कि फोर्स आप कौन सा, आप इसको रिजोल्व करोगे तो इधर आएगा P cos 30 एंड इधर आएगा P sin 30, है ना। तो आप A से ले रहे हो तो P cos 30 आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है, P cos 30 एज अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड कितना डिस्प्लेसमेंट बोला है, वो ब्लॉक कहां से कहां तक जाएगा, A से B, जिसका डिस्प्लेसमेंट होगा 10 मीटर, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में थोड़ा सा कंसेप्ट समझने में आपको टाइम लगेगा, थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि हार्ड है, लेकिन आपको फाइनली इजी मिलेगा। फाइनली आप वर्क डन के जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के क्वेश्चन है ये पहले सॉल्व करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर P cos 30 इंटू 10 करोगे तो सिंपली P के टर्म्स में मुझे कोई वर्क डन मिल रहा है यहाँ पे। उसके बाद फ्रिक्शन के लिए माइनस म्यू के NS, ठीक है, माइनस म्यू के NS आप, क्योंकि माइनस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, एंड फ्रिक्शनल फोर्स को आपको म्यू N समझना होगा, ठीक है, म्यू N समझना होगा। बाकी सब चीजें आपको यहाँ पर लगा देनी है। देखो N आपका कैसे आएगा, डायग्राम से आएगा, क्योंकि यहाँ पे देख लो N जो है ऊपर से क्या आएगा, P sin 30 और क्या आएगा, वेट 50 इंटू 9.81। तो जस्ट ये रिजोल्यूशन के बाद ही आपको यहाँ पर नॉर्मल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, किसके, P के टर्म्स में, ठीक है, P के टर्म्स में। चाहो तो इसको बस ऐसे ही रखो, इसको पूरा का पूरा हम ऐसे ही यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है।
तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है, आपका वर्क डन फ्रॉम ए टू बी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लोगे तो यहाँ पर आपका जो ये है कौन सा, ऊपर वाला वर्क डन एंड ये वाला वर्क डन, तो इन दोनों का एडिशन होगा, तो ये तो पॉजिटिव में ये नेगेटिव में है, तो यहाँ पर आपको सिंपली इतना आपको लिख लेना है। ठीक है, इतना आपको लिख लेना है। उसके बाद आपका काइनेटिक एनर्जी आएगा। सिंपली हमने ऊपर दोनों को क्या कर लिया, ऐड कर लिया, इतना तो समझ में आ गया ना। अब काइनेटिक एनर्जी बी पे क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, एंड जैसे मैंने बोला कि वी बी आपका 10 है ना, क्योंकि आपने एट रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हो तो वेलोसिटी उसकी 0 होगी एट रेस्ट, यानी कि ए पॉइंट पे 0 होगी एंड बी पॉइंट पे आपको 10 मीटर पर सेकेंड ले जानी है। तो यहाँ पर देख लो, तो इनिशियल वेलोसिटी में जो काइनेटिक एनर्जी वो मैंने डायरेक्टली 0 कर दी है, क्योंकि वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी सिंपली, है ना। तो यहाँ से आपको देख सकते हो कि ये पूरा आप इक्वेशन जब सॉल्व करोगे, अगर आपको बड़ा लग रहा है तो डायरेक्टली कैलसी में डाल दो, डायरेक्टली आपको जो सॉल्वर है वो आपको पी की वैल्यू दे देगा कितनी, 502.867 न्यूटन, एंड यही हमें फाइंड आउट करने बोली थी। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं ना, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है क्वेश्चन यही आएंगे, आ गए तो बहुत अच्छी बात है, जस्ट आपने कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन देख लो, ये भी एक पीवाईक्यू है। आपको क्या बोला गया है, अ 1/8 kg बुलेट ट्रैवलिंग एट 150 मीटर पर सेकेंड विल पेनिट्रेट 125 mm into a fixed block of wood. Find the velocity with which it would emerge if fired through a fixed board 60 mm thick, the resistance being supposed to be uniform and to have same value in each case। यानी कि जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लो। मास आपको दिया है बुलेट का 1/8 kg, तो इतना कॉम्प्लिकेट देने की कोई जरूरत ही नहीं थी, तो हमने सिंपली लिख दिया 0.125 kg। ठीक है, उसके बाद आपको इनिशियल वेलोसिटी v1 दी है 150 मीटर पर सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है 125 mm, यानी कि 125 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, एंड वो क्या हो जाएगी, वो बुलेट जाके पेनिट्रेट हो जाएगी वुड के अंदर, यानी कि 0 हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, ये आपको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप काइनेटिक एनर्जी 1 निकाल लो, काइनेटिक एनर्जी 2 निकाल लो। तो काइनेटिक एनर्जी 1 आप जब निकालोगे तो हाफ मास आपको पता है v1 आपको पता है 150, तो सिंपली मिल जाएगी इतनी 1406 कुछ आपको जूल्स मिल जाएंगे, एंड जैसे कि v2 0, डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी जो है 0 हो जाएगी आपकी 2 पॉइंट पे। ठीक है, समझ में आ गया दोनों काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल ली। अब आपको याद रखना है कि वर्क डन कौन से होंगे। तो अगर आप बुलेट को देखो तो सिंपली आपके कौन से फोर्स एक्ट होगा, तो सिंपली आपका जो फोर्स से उसको चलाया जा रहा है बस वही फोर्स एक्ट होगा और कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा। एंड जैसे कि क्वेश्चन में आपको बोला है कि वो रेजिस्टेंस फोर्स है ना, द रेजिस्टेंस बीइंग सपोज टू बी यूनिफॉर्म, तो आपको रेजिस्टेंस फोर्स जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, ऑफकोर्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब डिस्प्लेसमेंट हमें पता है 125 mm गिवन थी, लेकिन यहाँ पर मैंने माइनस क्यों लिया इस वक्त, फोर्स को इसलिए लिया क्योंकि वो रेजिस्टेंस फोर्स है एंड रेजिस्टेंस हमेशा अपोजिट एक्ट करती है, तो आपको अपोजिट इन डायरेक्शन लेना होगा, यही इस क्वेश्चन की पॉइंट था। ठीक है, सिर्फ फोर्स को, रेजिस्टेंस फोर्स को आपको नेगेटिव लेना था, बाकी और कुछ भी नहीं। अब ये फोर्स कितना है यही हमें फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्टली हम बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगा देंगे। अब चाहे तो आप ऐसे लिखो या फिर आप u1 u2 इधर लिखो कि काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1 लिख लो, लेकिन ज्यादातर काइनेटिक एनर्जी 2 जो है वो 0 होती है, इसलिए ये प्रेफर करते हैं लोग लिखना। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी 1 हमने ऊपर फाइंड आउट कर ली 106, उसके बाद u1 से 2 यहाँ पर हमें ये वाला मिला है ना f के टर्म्स में, तो वो हमने लिख लिया। अब यहाँ से सिंपली हमें नजर आ रहा है कि f मिल जाएगा एंड f मिल चुका है 11250। ठीक है ना, 11250। उसके बाद आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो उसके बाद एक क्वेश्चन हमें क्या बोला है, देख लो यहाँ पर, फाइंड द वेलोसिटी विद विच इट वुड इमर्ज इफ फायर्ड थ्रू अ फिक्स्ड बोर्ड 60 mm थिक, यानी कि जिस बोर्ड में जाके वो पेनिट्रेट हो रहा है वो 60 mm थिक है, तो हम x ले लेंगे। ठीक है, वो कितना ले लेंगे, x ले लेंगे, ये सेकंड कंडीशन है ना। तो हमने काइनेटिक एनर्जी 1 वही लगाया, हमारा जो u1 से 2 यानी कि आपका वर्क डन जो है, अब तो पता चल गया है ना फोर्स कितना है, देख लो ऊपर जो फोर्स था वो यहाँ पर पता चल गया है ना, और अब यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो x था वो हो जाएगा, ठीक है, ऊपर का डिस्टेंस नहीं होगा। एंड काइनेटिक एनर्जी 2 अब आप क्यों लोगे, क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी निकालनी है, तो मतलब कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। हाफ इंटू m, मास कितना गिवन था, उसका मास बुलेट का 1/8 गिवन था, तो सिंपली वो ले लो v2 का स्क्वायर, तो सिंपली इसमें सिर्फ एक ही अननोन है इस पूरे इक्वेशन में v2, तो वो आपको कैलकुलेशन पे मिल जाएगा
जाएगा 108.16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आई होप कि हमारा बहुत अच्छे से टाइम बच रहा है एंड आपको हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो मतलब बस प्रोसेस, जैसे मैंने ट्रस वगैरह में भी बात करी थी कि लगाना वही है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में लगाना है, लेकिन हर ट्रस देखो, हर ट्रस फ्रेम केबल लगा वही रहते, बस प्रोसेस अलग था, है ना। तो वो प्रोसेस समझना ही इंपॉर्टेंट है एंड इसीलिए मैंने शॉर्ट ही वीडियोस बनाए हुए हैं एंड आपको क्लियरली वो कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं। ठीक है, देखो कॉलर का क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, आपको ये आया हुआ था। क्या पूछा है, देखो इसमें मास गिवन है आपको, स्लाइड्स अलोंग अ स्मूथ पाथ ए बी इन वर्टिकल प्लेन, यानी कि ये ए बी पाथ में जो है ये ट्रैवल कर रहा है। द कॉलर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब क्या कि इसकी जो वेलोसिटी होगी स्टार्टिंग की वो 0 होगी, है ना, अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी एज इट हिट्स एट बी, यानी कि अब देखो यहाँ से रेस्ट पे तो है, लेकिन उसको इनिशियली हमने वेलोसिटी भी दे दी है 10 न्यूटन की, तो हम उसको 10 न्यूटन कंसीडर करेंगे। देख लो यहाँ पर ये डायग्राम आपको गिवन था। ठीक है, तो इसका टेंशन मत लेना, ये आपको गिवन था, मास आपको गिवन है। एट रेस्ट वी ए अगर 0 है, एट रेस्ट है मतलब ए पे वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी, है ना, बात मानते हो। अब देख लो काइनेटिक एनर्जी सेकेंड पॉइंट पे देख लो, तो हाफ mv स्क्वायर से हाफ, मास कितना है 1.2 गिवन है और vb हमें फाइंड आउट ही करना है, तो इसको हमने क्या लिख लिया 0.6 vb स्क्वायर लिख लिया, किसको, काइनेटिक एनर्जी एट b। ठीक है, अब वर्क डन क्या है, अब इसको देखो, आपको इसको देख के क्या समझ में आ रहा है, कितने कितने आपके फोर्सेस या फिर वर्क डन एक्ट हो सकते हैं। तो एक तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब ग्रेविटी एक्ट होगी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा। एक्सटर्नली फोर्स भी दे रहे हैं हम 10 न्यूटन का, तो वो भी एक्ट होगा। ठीक है ना, तो सिर्फ यहाँ पर दो कौन से फोर्सेस आ जाएंगे, एक तो ग्रेविटी का mgh। ठीक है, mgh मास है, देख लो मास आपका है 1.2 गिवन है एंड g आप लोगे 9.81 और h बोला है, यानी कि हाइट, है ना, कितने हाइट पे एक्ट हो रहा है देख लो, तो आपकी हाइट हो जाएगी 400 mm गिवन है, तो मीटर्स में आप 0.4 लिख सकते हो। ठीक है, तो 4.704 जूल हो जाएगा यहाँ पे। एक्सटर्नल फोर्स यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स है 10, डिस्प्लेसमेंट देख लो, डिस्प्लेसमेंट कितना एक्ट है आपका 920 mm, तो डायग्राम से आपको तो आधी चीजें मिल जाएंगी, है ना, तो आपको mm में है तो 0.9820 हो जाएगा आपका मीटर्स में। तो सिंपली एक्सटर्नल फोर्स से भी वर्क डन हमने फाइंड आउट कर लिया, तो सब चीजें हमारे पास मिल गई हैं। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगा दो, जो बचा है वीबी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। समझ में आ गया ना, अब आप बहुत इजीली सॉल्व कर पा रहे होगे, देखो हर सम। ठीक है, करने की ट्राई करो, हाथ से लिखो थोड़ा बहुत, तो आपको समझ में आ जाएगा। देख लो ये वाला क्वेश्चन, 2 kg स्टोन, बहुत इजी क्वेश्चन है, पूछा गया था, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। और 2 kg स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h, तो देख के नजर आ रहा है क्या, कौन सा वर्क डन लगेगा, ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी लगेगा। इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद द वेलोसिटी ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऊपर से आ रहा है, यानी कि ऊपर से रेस्ट पे ही होगा, ऑफ कोर्स ऊपर की वेलोसिटी 0 होगी, नीचे की वेलोसिटी कितनी गिवन है 24 मीटर पर सेकेंड। यूजिंग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टोन एज इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड द हाइट h from which it was ground, यानी कि हाइट भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो जैसे ये रेस्ट पे था ऊपर, तो v1 0 हो गया, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी एक तो 0 ही हो गई, है ना, तो एक तो काइनेटिक एनर्जी शॉर्ट ही हो जाती है हर केस के अंदर। v2 आपका 24 मीटर पर सेकेंड है, तो सबसे पहले दूसरी काइनेटिक एनर्जी निकाल के रखो, हाफ mv स्क्वायर, मास गिवन है उस बॉल का 2 इंटू 24 का स्क्वायर, तो सिंपली 576 जूल मिल जाती है काइनेटिक एनर्जी 2 बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में हमें पता है सबसे पहले वर्क निकालना होगा, तो वर्क आपका सिर्फ एक ही चीज से एक्ट होगा, ग्रेविटी से। ना ही आप देख लो डायग्राम देख लो, ना ही कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ है, ना ही आप फ्रिक्शन कंसीडर कर सकते हो, किसी चीज के बेचारे में वो कांटेक्ट में भी नहीं आई है, वो बॉल है जो भी है, स्टोन है। ठीक है, सिर्फ ग्रेविटी एक्ट हुई है, तो सिर्फ वर्क डन बाय mgh यानी कि ग्रेविटी होगा। m है आपका 2, g 9.81, h आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से सिंपली आपको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगा के, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी 1 0 है, काइनेटिक एनर्जी 2 576 फाइंड आउट कर ली एंड एक ही आपका क्या है वर्क डन है, तो सिंपली आपको इस इक्वेशन से h मिल जाएगा एंड बस आपका जो सॉल्व हो जाता है यहाँ पर आपका सम। ठीक है ना, कितना सिंपली, सिर्फ इसमें तो एक ही वर्क एनर्जी आपको निकालनी पड़ी, है ना। ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क ले लो, क्या है, अ कार ऑफ मास 1500 kg इज मूविंग डाउन अ हिल
हैविंग अ स्लोप ऑफ 15 डिग्री। तो इसको आप निकालने की कोशिश करो, डायग्राम निकालने की कोशिश करो, आपको ये समझ में आ जाएगा। एक कॉलर वाला क्वेश्चन है, कॉलर वाला, ठीक है, ये वाला भी पूछा गया था क्वेश्चन। तो एक ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम दूसरे अपने प्रिंसिपल पे स्विच हो जाएंगे। सो द स्मॉल कॉलर ऑफ मास 0.5 kg is released from rest at A and strikes the base B with the velocity 4.7 meter per second as shown in the figure. Determine the work done by frictional force। ठीक है, अब इसमें हमें डायरेक्टली बोला है कि हमें सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स से जितना वर्क डन है बस उतना निकालना है, लेकिन यूज करना है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ये कॉलर का डायग्राम गिवन था हमें, ठीक है, ये गिवन था। तो सिंपली जैसे कि ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट पे थी तो 0, काइनेटिक एनर्जी एट ए 0 हो जाएगा। वी भी आपको 4.7 गिवन है, तो मास के साथ इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे। एंड आप देख सकते हो ये कॉलर है ना, ऊपर नीचे मूव करेगा, यानी ग्रेविटी भी एक्ट होगी, तो ग्रेविटी भी आपकी mgh से एक्ट हो जाएगी। m है 0.5, g है 9.81 और h आपको हाइट गिवन है, डायग्राम के अंदर देख लो 1.5 मीटर है ना, तो बस वो लगा देनी है, आपको mgh से वर्क डन मिल जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स आपको फाइंड आउट ही करना है, तो डायरेक्टली आप उसको वर्क ऐसे ही रखो तो चलेगा, ठीक है। अब आपको लगाना है क्या, आपका वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। काइनेटिक एनर्जी 1 पे 0 है एंड ये दोनों फोर्स वर्क डन एक्ट हो रहे हैं, तो ये तो मतलब 7.35 मिल चुका है, ये जो है आप माइनस करोगे। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा नेगेटिव में जाता है, ठीक है, क्योंकि अपोज करता है ऑफ कोर्स। काइनेटिक एनर्जी 2 पॉइंट पे आपकी 5.52 है जो हमने फाइंड आउट कर ली। एंड इस पूरे इक्वेशन में एक ही अननोन है, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आपको मिल जाएगा वर्क बाय फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज 1.83 जूल। एंड ये डायग्राम को देख के बहुत लोग कॉलर वगैरह ये सब क्वेश्चन में देख के ना डर जाते हैं, है ना, प्रैक्टिकल जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो लोग डर जाते हैं। तो कुछ भी नहीं है, जो करना बोला मैंने प्रोसेस बस वही फॉलो करना, एंड आपका जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको बहुत इजीली अब तक लगा होगा ये लेक्चर, ठीक है। आई नो मैं फास्ट बता रही हूँ आपको, लेकिन हाँ सारे सब्जेक्ट्स मतलब आपको टॉपिक्स भी मुझे बताने हैं ना, तो आई होप कि समझ में आता होगा। प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे तो यही वीडियो आपको बहुत टाइम लेके करनी पड़ेगी, है ना, तो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। तो चलिए आ जाते हैं दूसरे के ऊपर, दूसरे यूनिट आपका जो दूसरा आपका वो है, क्या कहते हैं, टॉपिक इस यूनिट का। हाँ, लास्ट पीडीएफ मैंने रखी है, इसी के अंदर रेस्टिट्यूशन भी कवर कर लिया है, ठीक है। तो चलिए आपको इम्पल्स और मोमेंटम क्या होता है ये आपको डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं, और इम्पल्स मोमेंटम का प्रिंसिपल पूछा जा सकता है। तो देख लो, इम्पल्स को हम जे से डिनोट करते हैं, तो क्या है ये, व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ज्यादा से ज्यादा फोर्स अगर छोटे से टाइम के लिए एक्ट हो, वही फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। आप ऐसा समझो कि मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, कौन सा एग्जांपल दूं, बहुत ज्यादा जोर से, मतलब ऐसा समझो कि बहुत जोर से आपको लगा, कहीं छोटी सी जगह पे आपको लगा है, सपोज आपके नेल को लगा है, ठीक है ना, तो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही लगता है ना, बहुत शॉर्ट पीरियड के टाइम के लिए लगता है, लेकिन बहुत बड़ा फोर्स लगता है, तो उसको ही बोला जाता है इम्पल्सिव फोर्स। एंड यही आपका डेफिनेशन है इम्पल्सिव फोर्स के लिए, ठीक है ना। The impulse of a force F acting over a time interval for t1 to t2 is defined by the integral, ठीक है, तो ये इंटीग्रल है। तो इसके अंदर भी आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल समझा ना, बस वैसे ही आपको करना है, वैसे ही कुछ ना कुछ फॉर्मूलाज गिवन होंगे एंड आपको वैसे ही करते जाना है। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आप ऐसा आपका रिलेशन हो जाता है इम्पल्स का और फोर्स का, ठीक है। तो ये कुछ ग्राफ्स हैं जो कि शो कर रहे हैं इम्पल्स कैसे होता है। आई डोंट थिंक इतना इंपॉर्टेंट है ये। मोमेंटम देख लो, मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, एंड इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv, है ना, मास इनटू वेलोसिटी। कंसीडर द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m एक्टेड अपॉन अ फोर्स, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इन द x एंड y डायरेक्शन आर दिस, fx दिया है max और fy दिया है may। तो यहाँ पर आपने सिंपली ये क्या है, ये इम्पल्स मोमेंटम का जो है ना, फोर्स और मोमेंटम के बीच में जो क्या कहते हैं एक्सप्रेशन बोल लो या रिलेशन बोल लो इन दोनों का, तो वो है यहाँ पे। इसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, जस्ट जो लोगों को इंट्रोडक्शन चाहिए होता है ना उनके लिए मैंने लिखा हुआ है। अदरवाइज देख लो, प्रिंसिपल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्रिंसिपल है इम्पल्स एंड मोमेंटम का, ये अकॉर्डिंग टू मतलब जिनको डेरिवेशन चाहिए वो ये फॉलो कर सकते हैं। मैं फाइनल जो है आपका जो कि है ये, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये जे क्या है, इम्पल्स है। तो अब समझ में आ गया इम्पल्स और मोमेंटम के बीच में रिलेशन क्या है,
तो इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो आपकी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका स्टेटमेंट, इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल स्टेट्स व्हाट, व्हेन एन अनबैलेंस्ड फोर्स सिस्टम ऑन अ पार्टिकल फॉर अ short period or short interval of time, the impulse produced by all impulsive forces is equal to the change in momentum of the particle, ठीक है। तो जस्ट जो इम्पल्स और मोमेंटम का जो रिलेशन है वही आपको क्या कर देना है, अपने वर्ड्स में लिख देना है, ठीक है। अगेन आई रिपीट, व्हेन अ अनबैलेंस्ड फोर्स सिस्टम एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, द इम्पल्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑल इम्पल्सिव फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। जे को आप इम्पल्स समझो विच इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो ये हो जाता है रिलेशन। कुछ वर्किंग रूल्स हैं, आप चाहो तो इसको रीड आउट कर सकते हो, अदरवाइज हम सब समझ लेंगे किससे, अपने सॉल्विंग से, ठीक है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर भी एक दो क्वेश्चंस देख लेंगे, पूछे जाते हैं, तो बहुत सिंपल है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब है सिर्फ इफ द सम ऑफ इम्पल्सेस ऑफ द फोर्सेस इज जीरो देन इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन बिकम्स फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा आपका हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट टू पोजीशंस, ठीक है ना। तो ये हो जाता है कंजर्वेशन वाला पार्ट। इम्पैक्ट ये सब आता है, इम्पैक्ट और लाइन ऑफ इम्पैक्ट है ना, ये रेस्टिट्यूशन रिलेटेड है, ठीक है। तो जो आपका थ्योरी है वो मैंने सब इसी के अंदर लिख दी है। इम्पैक्ट क्या है, देखो, अ कोलिजन ऑफ टू बॉडीज विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम एंड ड्यूरिंग विच द कोलाइडिंग बॉडीज एक्सर्ट रिलेटिवली लार्जर फोर्सेज ऑन ईच अदर इज नोन एज इम्पैक्ट, ठीक है। तो जब दो बॉल्स, आप समझ लो, दो बॉल्स एक दूसरे से टकरा रही हैं, कोलिजन हो रहा है, बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हो रहा है, तो बस उसी जो आपका फोर्स एक्ट हुआ है ना, उसी को हम कोलिजन बोलते हैं ऑफ कोर्स, एंड वही उसी को इम्पैक्ट बोला जाता है। एंड जिस लाइन ऑफ एक्शन पे वो इम्पैक्ट हो रहा है उसको लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोला जाता है ना। व्हेन टू बॉडीज कोलाइड द लाइन जॉइनिंग द कॉमन नॉर्मल ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज इज नोन एज लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। तो सेंट्रल इम्पैक्ट जो है, सेंट्रल इम्पैक्ट होता है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता है। तो बस इतना ही आपके लिए जो है इनफ है, ठीक है, इनफ है। इम्पल्स एंड मोमेंटम, अब जो फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है वो देख लो। इम्पल्स के लिए फॉर्मूला है फोर्स इनटू चेंज इन टाइम, है ना, चेंज इन टाइम। एंड मोमेंटम, तो फोर्स इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहती है आपकी, तो ये देख के आपको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आई थिंक सो की याद आता होगा। हम वहां पर क्या कर रहे थे, काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस वर्क डन ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी 2। बस ये वही चीज यहाँ पर करनी है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये है मोमेंटम, है ना, मोमेंटम एट पॉइंट 1 प्लस समेशन ऑफ ऑल इम्पल्सेस इज इक्वल टू व्हाट, द इम्पल्स एट द फाइनल पॉइंट। समझ में आ गया। अब देखो, इम्पल्स 1 से 2 यानी कि सारे के सारे इम्पल्स इनिशियल टू फाइनल आपको ऐड करने होंगे, तो वो आप ले सकते हो क्या, अगर फोर्स आपको गिवन है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आप T1 से T2 तक उसको क्या कर सकते हो, ऑफ कोर्स इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको फोर्स कांस्टेंट गिवन है, ऐसा वेरिएबल टाइप में गिवन नहीं है, कांस्टेंट गिवन है, तो आप सिंपली कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, फोर्स इनटू टाइम, ठीक है, चेंज इन टाइम, और कुछ भी नहीं। एंड नीचे के जो है वो एरिया अंडर एफटी ग्राफ और चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू प्लस, ये तो होता ही है। ये वाला जो है ना, ये यूज नहीं होता है एंड हमें क्वेश्चन नहीं आते इसके ऊपर, तो इसको स्किप मारो। सिर्फ ये दो हैं, दैट इज फोर्स कांस्टेंट एंड अगर आपको थोड़ा सा वेरिएबल में फोर्स गिवन है तो ये वाला इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला। तो चलो जल्दी आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन देखो, द फोर्स एक्टिंग ऑन द 250 न्यूटन क्रेट हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ F, यानी कि आप देखो इस टाइप में गिवन है, यानी कि इसको देख के अब आप क्या समझोगे कि आपको इंटीग्रेशन करना है उस फोर्स का, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेयर t इज इन सेकेंड, इफ द क्रेट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट डिटरमाइन इट्स स्पीड व्हेन टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक बिटवीन द फ्लोर एंड द क्रेट आर 0.3 एंड 0.2 रिस्पेक्टिवली। समझ में आ गया ना। तो एक बस फोर्स एक्ट कर रहा है, तो सिंपली आपने वो फोर्स लिख लिया। अब देख लो, वर्क जो होगा आपका वेट, वो क्या होगा, mg होगा, है ना, उस पर्टिकुलर ब्लॉक का, जो कि होगा मास, अगर 250 गिवन है तो 250 न्यूटन हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब टाइम भी 0, एंड उसके लिए आपके जो रेस्ट पे अगर है ब्लॉक, तो आपका कौन सा कोएफिशिएंट एक्ट होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का, तो वो गिवन है 0.3। जब आपका टाइम 5 हो जा रहा है तो आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है एंड काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन गिवन है 0.2। तो सिंपली आपको लगा देना है क्या, आपका प्रिंसिपल इनिशियल मोमेंटम प्लस इंपल्स ड्यू टू ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। ये सिर्फ आपने एक मतलब लिख भी दिया ना, तो आपके 1 मार्क कहीं भी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये मत लिखना भूलना, अगर मतलब सम नहीं आ रहा है तो ये भी मत लिखना, मतलब मत लिखने भूलना। समझ में आ गया, लिख सकते हो आप, ठीक है। ये लिख के कुछ ना कुछ तो मार्क्स आपको उसके मिल ही जाएंगे, आपका आंसर भी गलत है तो
अब देखो मोमेंटम का फॉर्मूला ऑफ कोर्स मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो फाइनल अब इनिशियल तो जीरो हो जाएगा, क्यों जीरो हो जाएगा, ऊपर ही देख लो ना, आपकी इनिशियल वेलोसिटी ही जीरो है, जैसे काइनेटिक के केस में करते थे वैसे ही यहाँ पर करना है। फाइनल मोमेंटम के अंदर देख लो तो मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि मास है आपका कितना 250 बाय 9.81, क्योंकि न्यूटन में गिवन है ना मास, तो ये जो है जी नीचे चला जाएगा, तो मास आपको 9.81 डिवाइड करना पड़ेगा इनटू वी, वी कितना है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर आपको जो यूज करना पड़ेगा फोर्स, वो एफ लिमिटिंग यूज करना पड़ेगा इनिशियली, क्योंकि जो फोर्स है वो आपका फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको जो है ये फोर्स है ये 12t स्क्वायर कर लेना है, और एफ लिमिटिंग फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स में आप क्या लिखते हैं, म्यू एन लिखते हैं ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर स्टार्टिंग का इनिशियली फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम म्यू एस यूज करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है एंड हमें स्टैटिक जो है वो फॉलो करना पड़ेगा एप्लीकेशन, तो म्यू एस एम जी हो जाएगा इसका, नॉर्मल को मैंने एम जी लिख दिया और कुछ भी नहीं, सिंपली ये टी स्क्वायर मैं फाइंड आउट कर लूंगी। म्यू एस मुझे पता है गिवन है 0.3, मास एम जी भी पता है 250 न्यूटन के अंदर गिवन है क्योंकि इसलिए, और ये 12 नीचे आ जाएगा, तो सिंपली आपका टाइम कितना हो जाएगा 2.5 सेकेंड्स, ठीक है। तो एक चीज जो टाइम फाइंड आउट करनी थी वो हमें यहाँ पर मिल गई। अब इस टाइम से हम क्या कर सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं इम्पल्स का वो वाला फॉर्मूला जो कि हमें अगर फोर्स वेरिएबल फॉर्म में गिवन हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें जो यूज करना पड़ता है इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला, ठीक है। t1 से t2 तक f dt, तो f कितना गिवन है 12t स्क्वायर गिवन है, t1 यानी कि इनिशियल टाइम 2.5 यहाँ पर हमें मिल गया है ना, इनिशियल टाइम ही हमें यहाँ पर मिला है, और t2 यानी कि कितने टाइम तक वो ब्लॉक रन हो रहा है 5 सेकेंड्स तक, ठीक है। तो पूरी वैल्यूज मिल गई, हमें क्यों नहीं मिल सकता यहाँ से t, सब मिल सकता है। तो यहाँ पर से हमें जो इम्पल्स मिला है वो इम्पल्स हमें क्या मिल जाएगा 437.5 न्यूटन सेकेंड, समझ में आ गया ना, ये वाला ये भी मत भूलना क्या आपका यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये इम्पल्स मिल जाता है। अब यहाँ पर ये अप्लाइड फोर्स की वजह से हो गया है ना, अप्लाइड फोर्स की वजह से ये इम्पल्स हो गया। अब देखोगे तो ब्लॉक जो है यहाँ पर ब्लॉक एक सरफेस के ऊपर है, यानी कि वो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट होगा, है ना। फ्रिक्शनल फोर्स के लिए जो मैंने बोला फ्रिक्शनल फोर्स है, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट फोर्स है ना, कांस्टेंट फोर्स है, तो आपको फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेना है इनटू dt कांस्टेंट, जैसे मैंने बोला सिर्फ दो फॉर्मूलाज ही याद रखो आप, ये वाला और ये वाला, ठीक है। कांस्टेंट के लिए ये वाला, एंड अगर वेरिएबल है तो ये वाला, वेरिएबल वाला यूज कर लिया, अब कांस्टेंट वाला यूज कर लेंगे क्योंकि हमें पता है फ्रिक्शनल फोर्स है ना, फ्रिक्शनल फोर्स, तो वो आप म्यू एन यूज करोगे, म्यू एन, ठीक है ना। म्यू एन, एन का क्या आएगा, एम जी आएगा, है ना, एम जी आएगा, तो एम जी को आप 250 लिखते हो एंड यहाँ पर म्यू के आ जाएगा, ठीक है। डी टी क्या है, चेंज इन टाइम, तो पहला 5 है एंड माइनस 2.5, देख लो ऊपर भी हमने यही किया था ना, 2.5 से 5 तक गया था टाइम, ठीक है। तो बस यहाँ पर आएगा 125 न्यूटन सेकेंड, समझ में आ गया। तो ये हो गया इम्पल्स, मतलब किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, ऊपर वाला इम्पल्स हो गया अप्लाइड फोर्स की वजह से, ठीक है ना। तो दोनों भी इम्पल्स हो गए। अब क्या कर लेना है, हमें प्रिंसिपल के अंदर इनको पुट कर देना है, तो जो प्रिंसिपल मैंने ऊपर लिखा था बस वही प्रिंसिपल के अंदर सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, ये वाला प्रिंसिपल, इनिशियल मोमेंटम तो 0 है, अब ये जो है हमने इम्पल्स जो भी फाइंड आउट करे उन सब का एडिशन कर देंगे, फाइनल मोमेंटम तो हमें पता ही है यहाँ से, अब ये v अननोन है तो ऑफ कोर्स v हमें यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। तो ये 0 हो गया, प्लस 437.5 जो कि फर्स्ट इम्पल्स मिल गया हमें, फ्रिक्शन की वजह से जो इम्पल्स है वो 125 मिल गया, एंड यहाँ पर ये वही हमने लिख दिया कि फाइनल मोमेंटम, है ना। तो यहाँ पर v अननोन है तो सिंपली v आपको मिल जाएगा क्या, 12.25 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं मोमेंटम के, वर्क एनर्जी पहले समझ लोगे तो मोमेंटम इम्पल्स बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, देख लो, जेट प्लेन, ठीक है, अगेन अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया हुआ है, तो यूनिवर्सिटी ज्यादातर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछती है ताकि आप थोड़ा सा इमेजिन करो उस चीज को एंड देन अपनी मैकेनिक्स अप्लाई करो उसके अंदर, ठीक है। तो देख लो, अ जेट प्लेन हैज अ मास ऑफ 250 mg मेगा ग्राम्स, ठीक है, मेगा है ये, तो 10⁻⁶ लेना, इसको 10⁻³ मत लेने बैठ जाना, एंड अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो u है आपका वो कितना है 100 मीटर पर सेकेंड, व्हेन t इज 0, ठीक है, t इज 0। इफ द इंजन प्रोवाइड अ रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट f, अब समझ में आ गया, यहाँ पर भी ऐसा वेरिएबल गिवन है तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, देख लेते हैं आगे करना क्या है, वही करना होगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। वेयर t इज इन सेकेंड, यूजिंग इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल डिटरमाइन द टाइम नीडेड फॉर द प्लेन टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड, निग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस एंड द लॉस ऑफ फ्यूल ड्यूरिंग द मोशन। तो सिंपली हमें क्या लगाना है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम बोल दिया, बस खत्म। अब यहाँ पर फोर्स गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, टाइम
टाइम हमें फाइंड आउट करना है, सिंपली पहले प्रिंसिपल लिख दो, ठीक है, ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि हाँ आपने पढ़ा हुआ है, इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम है mv1 और यह है इम्पल्स जो कि आपका 1 से 2 यानी कि सम ऑफ इम्पल्स, और ये है mv2 है ना फाइनल मोमेंटम। तो mv1 आपका क्या आ जाएगा, मास है आपका 250 इंटू 10 ऊपर क्या है 10 आपका देखो 6 है ग्राम के अंदर, है ना, तो 10 3 आपको ले लेना है केजीज के अंदर, ठीक है। तो ये याद रखो केजी में कन्वर्ट करना, इनटू आपका 10 2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपकी वेलोसिटी 100 है तो वो 10 2 कर दी मैंने, सिंपली यहाँ पर 25 इंटू 10 6 मिल जाएगा इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम में आपको ले लेना है क्या, फाइनल मोमेंटम में आपको 25 इंटू 10 4 आप ले लो, इंटू 200 कर लेना, ठीक है, 200 कर लेना। तो सिंपली आपके गिवन डेटा के ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि फाइनल आपकी वेलोसिटी 200 है, ठीक है। तो यहाँ पर मिल जाएगा फाइनल मोमेंटम 50 इंटू 10 6। अब हमें इम्पल्स फाइंड आउट करना है, तो जैसे कि फोर्स वेरिएबल फॉर्म में है तो हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे, जैसे हर बार देख लिया है। तो आपका टाइम जो है वो 0 से t तक जा रहा है ना, टाइम ही फाइंड आउट करना है 0 से t तक। तो यहाँ पर आपको क्या करना है 40 प्लस 0.5 t आपका dt के साथ। तो यहाँ पर आप क्या कर लोगे, देखो डायरेक्टली आपको क्या गिवन है, आपको किलो न्यूटन गिवन है फोर्स, है ना, किलो न्यूटन गिवन है। तो आप क्या कर सकते हो, हर बार 10 मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर किलो न्यूटन के लिए 10 3 मल्टीप्लाई कर सकते हो, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर जस्ट आपको अब ये इंटीग्रेशन को फॉलो करना है, सारे स्टेप्स फॉलो करना है इंटीग्रेशन का, आपका कुछ ऐसा इक्वेशन मिल जाएगा आपको। एंड यहाँ पर आपको जस्ट थ्योरम अप्लाई कर देनी है, एक ही अननोन है पूरी की पूरी थ्योरम में, दैट इज टी। तो आपको वो फाइनली मिल जाएगा 246.19 सेकेंड्स, ठीक है, समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देख लो, सिंपल क्वेश्चन है, अ बॉल हैज अ मास ऑफ 30 kg एंड इज थ्रोन अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आपको वेलोसिटी भी गिवन है 15 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन द टाइम टू अटेन मैक्सिमम हाइट यूजिंग इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम हाइट। तो आप समझ सकते हो ना, यही क्वेश्चंस हम न्यूटन लॉ वाले से भी कर सकते हैं, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेंशन है उससे ही हमें करना है एंड उसी से आपको मार्क्स मिलेंगे। चाहे आपका आंसर भी सही है एंड अपने अलग मेथड से सॉल्व किया है तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मास देख लो 30 kg है, वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है, टाइम फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है। प्रिंसिपल आपको सबसे पहले लिख देना है मोमेंटम, इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, ठीक है, देख देख के आपको लर्न भी हो गया होगा, ठीक है ना। तो अब देख लो आपका mv1 आप फाइंड आउट करोगे, तो सबसे पहले आपने इनिशियली उसको फेंका है ऊपर की तरफ, तो आपको आपकी वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 15, ठीक है, मास है 30, वेलोसिटी है 15, तो आपको 450 मिल जाएगा इनिशियल मोमेंटम। सेकंड v2, अब देखो ऊपर जाएगी बॉल, ऊपर जाएगी यानी कि कोई ना कोई पॉइंट पे जाके रुकेगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। तो आपका v2 0 है, तो फाइनली आपका जो फाइनल मोमेंटम है वो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो इम्पल्स आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर जो है कोई भी आपको फोर्स जो है वो उस फॉर्मेट में नहीं गिवन है ना, फोर्स उस फॉर्मेट में कहीं गिवन ही नहीं है, इसका मतलब आपको क्या समझना है, कांस्टेंट फोर्स समझना है, ठीक है। तो कांस्टेंट फोर्स के लिए आप क्या करोगे, अब देखो ऊपर जा रहा है ना, ऊपर की तरफ उसको अप्लाई किया है, यानी कि ग्रेविटी के अपोजिट अप्लाई किया है, तो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है एंड उसका फोर्स नीचे लग रहा है, इसलिए हम इसको माइनस लेंगे, ठीक है। फोर्स इंटू dt, अब फोर्स जो है, फोर्स तो गिवन है नहीं, तो हम मास इंटू g कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा, एंड इंटू dt अभी कुछ पता नहीं है, dt फाइंड आउट ही करना है, तो सिंपली इतना जो मिला है हम वो लिख लेंगे, ठीक है। तो आपका इक्वेशन 1 यानी कि जो आपका प्रिंसिपल है वो यहाँ पर आपका, अब आप फिल कर सकते हो उसमें सारी वैल्यूज, mv1 पता हो गया 450, mv2 0 हो गया एंड इम्पल्स आपको पता चल गया, सिंपली आप इसको dt फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। dt यानी कि क्या, चेंज इन टाइम, है ना, चेंज इन टाइम यानी t2 माइनस t1 होता है, तो उसमें से पहला तो उसी वक्त का टाइम है ना जिस वक्त उसने फेंका ऊपर बॉल, यानी कि इनिशियल टाइम, और हमेशा इनिशियल टाइम 0 होता है, तो एक टाइम को आप 0 कंसीडर कर लोगे, तो t2 आपका डायरेक्टली 1.530 ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देख लो उस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू आपको काइनेटिक एनर्जी कर देनी है, mgh इक्वल टू हाफ mv² कर देना है, mm कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्टली आपको जो आपका हाइट है वो यहाँ पर मिल जाएगी, मैक्सिमम हाइट दैट इज v²/2g। तो वैल्यूज हमें सारी पता है, 15 आपका है वेलोसिटी एंड 2 एज इट इज g 9.8, तो आपको जो मैक्सिमम हाइट है वो यहाँ पर मिल जाएगी 11.47 मीटर, ठीक है, 11.47 मीटर। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये वाला भी क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देख लो, अ ब्लॉक वेइंग 200 न्यूटन इज पुल्ड अप अ 30 डिग्री प्लेन बाय फोर्स p, ठीक है। देखो वैसे ही क्वेश्चन है, अब थोड़ा ऊपर इस तरफ पूछा जा रहा है, प्रोड्यूसिंग अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स, ठीक है।
इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2 डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स P यूजिंग इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल। आप पॉज करो एंड इसको खुद करने का ट्राई करो, सोचो कि कौन से फोर्स लग सकते हैं, है ना, कौन सा टाइप के फोर्स रख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लो वर्क है, सॉरी वर्क मैं बोल रही हूँ, वेट है, वेट होगा इस ब्लॉक का कितना mg, दैट इज 200 न्यूटन गिवन है आपको। अब फोर्स आपका डायरेक्टली नजर आ रहा है, अप्लाइड फोर्स है, तो कांस्टेंट फोर्स होगा नहीं होगा, है ना। अब देख लो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगी, टाइम 0, एंड आपका जो स्टैटिक है आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें गिवन है ना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है आपका 0.2 एंड v2 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा एंड टाइम 5 हो जाएगा। हमें फाइंड आउट करना है वो फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो जैसे ही v1 0 है तो आपका इनिशियल मोमेंटम 0 हो जाता है एंड आपका जब फाइनल 5 है तो आप फाइनल मोमेंटम निकाल सकते हो, मास इनटू व्हाट, वेलोसिटी। मास क्या है 200 बाय 9.81, वेलोसिटी है आपकी 5, ठीक है। तो सिंपली ये हो जाएगा 102.04। अब हमें क्या करना है, अब हमें इंपल्स निकालना है। तो जैसे कि ये ब्लॉक है तो हम क्या कर लेंगे, इसके अंदर थोड़ी काइनेटिक्स लगा देंगे। यहाँ पर नीचे की तरफ क्या होगा, आपका नीचे की तरफ mg आता है, राइट, तो हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे। ऊपर देखो एंगल गिवन है 30 डिग्री, है ना, तो हम क्या कर लेंगे, नीचे mg cos 30, इधर mg sin 30। ऑफ कोर्स ऊपर की तरफ नॉर्मल एक्ट होता है एंड पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स, ऊपर जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो आपका फोर्स, ठीक है। तो वही करना है, समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0, तो नॉर्मल मिल जाएगा एंड फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यू एन, है ना, यहाँ पर म्यू एन इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर आपका 0.2 इंटू 170, यानी कि आपका म्यू है 0.2 एंड नॉर्मल आपको 173.2 मिला हुआ है, तो फ्रिक्शनल फोर्स मिल जाएगा 34.64, ठीक है ना। तो इससे आपको देखना होगा कि इंपल्स जो है आपके कांस्टेंट इंपल्स जो है वो एक्ट हो रहे हैं। एंड अगर आप इस डायग्राम को कंसीडर करो, तो एक तो P की वजह से होगा, है ना, P के वजह से होगा, एक होगा आपके mg की वजह से, mg sin 30 की वजह से, और एक होगा फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना, नॉर्मल वाला एंड ये वाला हमें नहीं कंसीडर करना होगा। तो जो इंपल्स होगा वो ये तीनों की वजह से होगा, तो इन तीनों के वजह से हमें इंपल्स जो है वो कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, तो ये P के वजह से जो होगा, P हमें वैसे भी फाइंड आउट करना है, इनटू उसका जो टाइम वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी कितनी है 5, mv आपका फॉर्मूला है इंपल्स का, राइट। फिर माइनस mg साइन थीटा, तो माइनस ऑफ mg है 200, ठीक है, साइन 30 क्या होता है 1/2 इंटू डी टी, अगेन आपका 5 है, ठीक है, 5 माइनस 0, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 5 है, इनिशियल 0 है, तो 5 माइनस 0 5 ही हो जाएगा ना dt, समझ में आ गया। यहाँ पर सॉरी टाइम की बात हो रही है, ठीक है, एंड यहाँ पर प्लस क्या करोगे, माइनस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इंटू dt, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमने फाइंड आउट कर लिया 34.64 इंटू आपका अगेन dt हो जाएगा 5, ठीक है ना। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा एंड यही सब आपको कैलकुलेट कर लेना है। इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्मेट में आप ला सकते हो, ये पूरा का पूरा कैल्सी में पुट करके, तो 5p माइनस 673.2 मिल जाएगा। अब आपको इसको पुट कर देना है किसके अंदर, आपका जो इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल है उसके अंदर, ठीक है ना। ये जो है इक्वेशन 1 जो आपने कंसीडर करके रखा हुआ है उसके अंदर आप पुट कर दोगे, डायरेक्टली P की वैल्यू जो है आपको वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। सो आई होप मैंने इजीली एक्सप्लेन करने का कोशिश करी थी। एकदम लास्ट कॉन्सेप्ट आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, चांसेस रेयर हैं लेकिन पूछा गया है, तो हम इसके ऊपर भी वर्क करेंगे, इसको भी छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि सब टॉपिक्स कर लिए हैं तो इसको करने में कोई बुराई नहीं है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी कि क्या, तो m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, सिंपली ऐसे ही आपको कंसीडर करना है, ठीक है। अगर वेलोसिटी कॉमन है तो आपको m1 प्लस m2 करके आप v कर सकते हो, बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। तो इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका रेल रोड का क्वेश्चन, ठीक है। सो अ रेल रोड कार हैविंग अ मास ऑफ 15 mg is coasting at 1.5 meter per second on a horizontal track. At the same time, another car having a mass of 12 mg is coasting at 0.75 meter per second in opposite direction. If the car meet and the couple together, determine the speed of both the cars after coupling. समझ में आ गया। तो दोनों की इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, m1 गिवन है उसका, है ना, m2 गिवन है, u1 गिवन है इनिशियली एंड u2 गिवन है इनिशियली। तो सिंपली आपको कंजर्वेशन फोर्स लगा देना है एंड जो वेलोसिटी होगी वो सेम वेलोसिटी से कपल होके आगे जाएंगी दोनों भी कार्स। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर लेना है, कार्स की बात हो रही थी ना, ऑफ कोर्स, हाँ कार्स की बात हो रही थी। तो ये तो है पूरा टर्म आपकी लेफ्ट हैंड साइड की, वो आपको गिवन है एंड ये m1 m2 भी गिवन है। फाइंड आउट सिर्फ v करना है, तो आप बहुत इजीली वन लाइन आंसर आपको इसका मिल जाता है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बहुत
बहुत ईजी होते हैं। तो ये देख लो, ये 2 स्विमर्स ए एंड बी, अब इसमें वही आपने वहां पर कार देखा, यहाँ पर स्विमर्स दे दिया है ना। तो स्विमर्स में यहाँ पर आपको देखो मास गिवन है दोनों का भी, एंड यहाँ पर क्या गिवन है, एंड ऑफ द 200 kg बोट का भी दिया है यहाँ पर, ठीक है। ईच स्विमर हैज अ रिलेटिव हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ, यानी कि सबकी वेलोसिटी क्या है 3 मीटर पर सेकेंड है। अगर हमारी बोट रेस्ट पे मतलब क्या, आपकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फाइंड इट्स फाइनल वेलोसिटी अज्यूमिंग दैट बोथ द स्विमर्स ड्राइव साइमल्टेनियसली। तो आपको क्या कंसीडर कर लेना है, यूए और यूबी जो है वो डायरेक्ट, यूए यूबी और बोट की जो है इनिशियल वेलोसिटी जो है सबकी 0 होगी, क्योंकि सब लोग रेस्ट पे होंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है यहाँ पर 0 हो जाएगी। काम आपका राइट हैंड साइड के अंदर होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर VA 3 होगा, VB 3 होगा, ठीक है, दोनों की। एंड जो बोट की वेलोसिटी है वो हमें फाइंड आउट करनी थी, बाकी तो मास ही है, तो सिंपली हमें वेलोसिटी ऑफ बोट भी मिल गया -1.875 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देख लो, तो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। अब ये है फाइनल टॉपिक, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसमें सिर्फ 2 फॉर्मूलाज याद रखने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्मूलाज याद रखने हैं, एंड आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के। तो इसमें कोलिजन की बात होती है, 2 बॉल्स एक साथ आ रही हैं, या फिर बॉल अगर हम बाउंस कर रहे हैं ना, तो उसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है हर पर्टिकुलर बाउंस पे। अगर आपने प्रैक्टिकल करा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 2 टाइप के कोलिजन्स होते हैं, इलास्टिक और इनइलास्टिक, ठीक है। सो टाइम ड्यूरिंग विच ऑब्जेक्ट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, ठीक है। टाइम ड्यूरिंग विच, जितने टाइम में वो अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, है ना, कोलिजन के बाद, उसको बोला जाता है टाइम ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। क्या बोला जाता है, टाइम ऑफ रेस्टिट्यूशन बोला जाता है। तो डिफॉर्मेशन होता है ऑफ कोर्स, उसके बाद रेस्टिट्यूशन होता है। ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। E इज इक्वल टू -VA माइनस VB अपॉन UA माइनस UB। यस, ये फाइनल वेलोसिटी है, यस ये इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में बात होगी तो A B कंसिडर करना है, एंड इस पूरे को माइनस लेना है। समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पर देखो, आपको E जो है वो डायरेक्टली कंसीडर करना है, किसमें, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन अगर मेंशन्ड है आपके क्वेश्चन के अंदर, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन अगर मेंशन्ड है आपके क्वेश्चन के अंदर, इसका मतलब क्या है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के इक्वल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका E जो है, E आपका हो जाएगा 1, ठीक है, E हो जाएगा आपका 1। समझ में आ गया? एंड अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है ना, इन इलास्टिक कोलिजन है, यानी कि सिर्फ फाइनल वेलोसिटी दोनों भी ऑब्जेक्ट्स की सेम होगी, इसका मतलब अगर ऊपर का ही दोनों भी सेम है तो 0 हो जाएगा। तो आपके जो E है वो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करना है? एक्स्ट्रा फॉर्मूला देख लो, ये वाले दोनों फॉर्मूलाज आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो अभी के अभी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, H1 होगा मतलब हाइट से आपने थ्रो किया है उसको, है ना, जिस हाइट तक आपने थ्रो किया है उस बॉल को, सबसे पहला बाउंस वो H1 होगा, जहां पर वो आ रहा है। सेकेंड बाउंस के लिए जहां तक बॉल आई है वो आपका H2 होगा। सिमिलरली आपको थर्ड बाउंस बोला जा सकता है, फोर्थ बाउंस बोला जा सकता है, तो उसके लिए फॉर्मूला एक ही है, E इज इक्वल टू वॉट, √H2/H1, ठीक है। सबसे पहले H2 लेना है, उसके बाद H1 लेना है, याद रखना। एंड ये वही वाला फॉर्मूला है जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो चलो अब डिटरमाइन क्वेश्चंस कैसे आएंगे देख लो, बहुत सिंपल क्वेश्चंस। डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E between 2 identical balls A and B, the velocities of balls A and B before and after impact are shown in the figure, ठीक है। तो इम्पैक्ट जैसे मैंने आपको डेफिनेशन वगैरह स्टार्टिंग में ही बता दिया ये वाले कॉन्सेप्ट के, तो आपको सिर्फ UA UB गिवन है, VA VB गिवन है, देख के समझ में आ रहा है कि आपको यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। एंड आपको बोला है क्या फाइंड आउट करने के लिए, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी कि E, तो आपका डायरेक्टली E आ जाएगा कितना, 0.8। सिर्फ वैल्यूज पुट करो, आंसर आपके सामने है, ठीक है। ये वाला देखो, ये वाला इतना सिंपल क्वेश्चंस है। और टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1600 mm, यानी कि H1 1600 mm हो गया, एंड इट रीबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 1100, यानी H2 1100 हो गया। डिटरमाइन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, सिंपली √H2/H1। सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए आपको, ये न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया सिंपली ये, है ना। एंड याद रखो कि आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमेशा 1 के नीचे आएगा आपका, ठीक है ना, ज्यादातर 1 के नीचे ही आएगा। ये क्वेश्चन देख लो, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन अननोन हाइट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर फ्रॉम विच इट रीबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 8 मीटर, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल फ्लोर, रीबाउंडिंग की जो H2 है वो हाइट गिवन है आपको 8 मीटर। E दिया है इस वक्त, रेस्टिट्यूशन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन है 0.667। कैलकुलेट द हाइट फ्रॉम विच द बॉल वाज ड्रॉप्ड, यानी कि H1 फाइंड आउट करना है, ठीक है। H1 फाइंड आउट करना है, वही फॉर्मूला लगाओ, जस्ट इस वक्त हमें H2 फाइंड आउट करना है, H1 फाइंड आउट करना है, तो वो मिल जाएगा 17.98 मीटर्स, ठीक है।
क्वेश्चन 4 देख लो, वन ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर टेनिस बॉल टू बी यूज्ड इन ऑफिशियल कंपटीशन इज दैट व्हेन ड्रॉप्ड ऑनटू अ रिजिड सरफेस फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2540 mm, है ना, यानी कि ये h1 हाइट है, द हाइट ऑफ द फर्स्ट बाउंस ऑफ द बॉल मस्ट बी इन दिस रेंज, यानी कि ये जो रेंज दी है इसके बीच में उसकी क्या होनी चाहिए, रीबाउंड हाइट होनी चाहिए। डिटरमाइन द रेंज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ द टेनिस बॉल सेटिस्फाइंग दिस रिक्वायरमेंट, यानी कि हमें क्या करना होगा, h1 तो हमें दिया हुआ है, h2 जो रेंज है ना उसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, एंड सिर्फ वही वाला फॉर्मूला लगा देना है, हमें ये वाला मिलेगा, ये जो है इसके मिनिमम के लिए होगा एंड ये वाला होगा मैक्सिमम के लिए। मुझे बताओ, कुछ इसके अंदर दिमाग भी यूज नहीं करना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख लो, डिटरमाइन द वेलोसिटीज ऑफ टू बॉल शोन इन द फिगर आफ्टर इम्पैक्ट, टेक वेट ऑफ द बॉल A is 20 A, वेट ऑफ बॉल B is what 10 न्यूटन, ठीक है, यहाँ पर न्यूटन कंसिडर करना, वही मैं सोचू 20 A क्या है, 20 न्यूटन है, 10 न्यूटन है एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन है, तो सिंपली हमें फाइंड आउट कर लेना है। तो सिंपली ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे एंड आपको मिल जाएगा। यहाँ पर यूज करना है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि VA माइनस VB का हमें एक इक्वेशन मिल गया, अब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे, वही MAUA प्लस MBUB इक्वल टू MAVA प्लस MBVB। तो फाइंड आउट करना है हमें VA और VB, तो यहाँ पर से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा एंड उन दोनों भी इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमें VA और VB मिल जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। ये वाला क्वेश्चन देखो, स्मॉल रबर बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, आफ्टर द फर्स्ट रीबाउंस इट राइजेस टू हाइट 48, कंप्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अप टू व्हाट हाइट इट विल राइज आफ्टर सेकंड बाउंस। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है एंड ये आप देख सकते हो, इजीली समझ सकते हो देख के, एंड मैं तो बोलूंगी बिना देख के पहले ट्राई कर लो, ठीक है, पहले ट्राई कर लो। कैसा करना है इसको, सिंपली h1 गिवन है, h2 गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन सिंपली फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हमें h2 फाइंड आउट करना है जब उसका सेकंड बाउंस ये है ना, सेकंड बाउंस ये है 48 सेंटीमीटर पे, तो इसको अब हम क्या समझेंगे, h1 समझेंगे, जो पहले h2 समझा था, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है एंड आपको जो है इस हिसाब से अब यहाँ पर आप h2 फाइंड आउट कर लोगे, तो सिंपली h2 आपको 28.75 इन दिस केस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाती है एंड ऑफ दिस PDF ऑल्सो, यानी पूरा का पूरा यूनिट 6 मैंने आपके साथ एक ही वीडियो में कवर कर लिया है, ठीक है। तो मैं ये इसीलिए डाल रही हूँ, वरना मैं इसके 3 वीडियो डाल देती, तीनों के तीनों आपको अलग अलग मैं सेपरेटली बता देती, लेकिन हाँ आप लोगों को ज्यादा जल्दी चाहिए एंड वीडियोस को अपलोड होने में ऑफ कोर्स टाइम लगता है, तो मैंने क्या कर दूंगी, एक ही वीडियो में आपको ये मिल जाएगा यूनिट, ठीक है। सो बहुत मेहनत से पढ़ा है, एक ही बार में मैंने पूरा वीडियो लिया है, ये कैप्चर किया है, बिल्कुल नहीं रुकी हूँ। तो आपको भी क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेना एंड वेरी वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हर यूनिट आप कंप्लीट हो चुका है एंड लेमिस थ्योरम चाहिए तो आप इनसम के जो वीडियोस हैं उस पर प्लीज जाके कर लीजिए, क्योंकि 1-2 दिन में बहुत मेहनत हो गई है। सारा मैकेनिक्स मैंने 2-3 दिन में ही कवर किया है, सिर्फ 5th यूनिट जो है वो कवर था पहले से वन शॉट के अंदर, चाहो वो भी आपका कंप्लीट हो गया होगा, नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना। यूनिट 5 और 6 तो अच्छे से करके जाना है ना, इसके ऊपर बहुत आपका जो है ना मार्क्स डिपेंडेंट होते हैं, तो ये दोनों करके भी आप पास हो सकते हो, ठीक है। बाकी सारे यूनिट्स कवर है, जाके चैनल पर चेक करो, प्लेलिस्ट जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ाया है तो प्लीज लाइक कर देना। एंड चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छे से मैकेनिक्स का पेपर लिख के आना, अगर टाइम मिला तो पेपर एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।